अस्सलाम वालेकुम। आगाज़ करते हैं एक नई सीरीज़ का, हमसे है ज़माना। समरा बुखारी की तहरीर है ये। हवा के शानों पर सवार किधर जा रहे हैं जनाब, फिटे मुंह। ये तरीका है बड़ों से बात करने का, ना दुआ ना सलाम, देखते ही गाना गाने लगे। दादी मोहतरमा, ये गाना नहीं है, मेरी ताज़ा गज़ल का ताज़ा बताज़ा शेर है। आप सामने रहें तो बाकी की गज़ल भी जल्द ही मौजू कर लूँगा। वे जवादी, तू क्यों गली ही में मुझसे जूतियाँ खाना चाहता है? इसमें हर्ज ही क्या है दादी, आखिर इस गली में बचपन से रहते बसते आ रहे हैं। यहाँ का पत्ता पत्ता बूटा बूटा मेरे और आपके ताल्लुकात से वाकिफ है। पता नहीं आज आपको जूतियाँ लगाने में इतना तकल्लुफ क्यों हो रहा है। किस्मत खराब, रब ने औलाद तो दी मगर ऐसी कि जब भी नजर पड़े दिल बेइख्तियार अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार करने लगे। ऐसे नहीं कहते दादी, वो भी गली में खड़े होकर। आखिर को इस मोहल्ले में हम सबकी इज्जत है, लोग सुनेंगे तो ख्वामखा क्यास करेंगे। पता नहीं बुढ़िया कौन कौन से गुनाह करती रही है। इस मामले को अपने और खुदा के दरमियान ही रखें और रातों को उठकर 2 नफल पढ़कर गुनाहों की माफ़ी मांगा करें। वो गफूरुर रहीम है, ज़रूर माफ़ कर देगा। वैसे मैं भी अल्लाह ताला से आपकी सिफारिश कर दूंगा। मासूमों की तो वो बड़ी जल्दी सुन लेता है। अब के दादी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जूती तो नहीं उतारी, हाथों से पीटने लगी। आय हाय हाय आपा जी, ये क्या कर रही हो? अचानक ही मामू इब्राहिम किसी फरिश्ते की सूरत वार्ड हुए और अपनी आपा के हाथ पकड़कर जवाद को मजीद पटाई से बचा लिया। मुझे गुनाहगार कह रहा है। गुस्से से वो बुरी तरह हाँप रही थी। याद करें, ये बात आपने खुद कही थी। वो क्या कहते हैं, बिलो वास्ता न सही बिला वास्ता। मैंने जुमला तो ठीक बोला है ना नाना मामू। चले आपा। मामू इब्राहिम ने इसकी बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। दादी बुड़बुड़ाते हुए अपने भाई इब्राहिम साहिब के साथ अपने बड़े बेटे यानी जवाद और जवादी के वालिद के घर की तरफ चल दी। दादी ये तो बताती जाए, बिल्ली घर पर था ना? इसने पीछे से आवाज लगाई। वो तेजी से पलटी और बोली, अच्छे भले हमने इंसानों वाले नाम रखे थे मगर इन्हें कुत्ता बिल्ली बनना ही पसंद है। सॉरी सॉरी, अशबील मियाँ घर पर होंगे? इसने कान पकड़े। वेला नकम्मा, इसने कहाँ जाना है? घर पर पड़ा पलंग तोड़ रहा है। तोड़ रहा है? इसने घबरा कर दिल पर हाथ रखा। देखो जरा इस नकम्मे को। कोई कह सकता है ये हेडमास्टर का बेटा है? ये तक नहीं पता पलंग तोड़ने का क्या मतलब है। चले आपा, अपना मूड खराब न करें। मामू इब्राहिम ने चमकाड़ा। जवादी अशबील के घर यानी गली की नुक्कड़ की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर देखा अशबील वाकई पलंग तोड़ रहा था। नसीबे दुश्मना, क्या हुआ? दिन के 1:30 बजे तक इरामे इस्तराहत फरमाकर अहले आलम की दुआएं क्यों समेट रहे हो? उठो, कोई हंगामा बर्पा करो। यार, मैं जरा दुनिया के इसरार पर गौर फरमा रहा हूँ। अशबील उर्फ शिबली उर्फ बिल्ली ने मुंह भी कंबल में छुपा रखा था। कंबल में कौन सी दुनिया आबाद है? इसने भरकर कंबल हटाने की कोशिश की पर नाकामी हुई। जवाब का इंतजार किया मगर जवाब मसूल नहीं हुआ। कमर पर हाथ रखकर कुछ देर सूरत हाल समझने की कोशिश की, फिर झटके से कंबल हटा दिया। ओफ, एक तो ये दुनिया, बंदा चंद घंटे आराम भी नहीं कर सकता। पोल खुल चुका था मगर अशबील के तासुरात बादस्तूर थे। गौर करने के लिए हलवा चुराकर खाना जरूरी होता है। अगर मुझे पता होता तो मैं दिन रात काले जहां पर गौर किया करता। जवादी ने सोन हलवे के डब्बे की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा। वैसे बड़ा ही लजीज है, अशबील ने तारीफ की। और इसके बाद नाना मामू जो इज्जत अफजाई फरमाएंगे, मुझे पूरा यकीन है ये डिब्बा तुमने इनके कमरे से ही चुराया होगा। सिर्फ कमरा न कहो मेरी जान, पहले टोनी के वो चचा जिनके बारे में मशहूर है जवानी में चोर ठग बदमाश टाइप हुआ करते थे, इनसे ताला तोड़ने के 110 तरीके सीखे, फिर कहीं जाकर नाना मामू के कमरे की अकलौती मजबूत अलमारी का ताला तोड़ने के काबिल हुआ हो। और सच, इसके फवायद पर निगाह जाती है तो यकीन आ जाता है, वाकई मेहनत में अजमत हुआ करती है। अब इतनी मेहनत से सीखा ये हुनर मेरे काम आ रहा है। कभी ताला खोलता हूँ तो लजीज कलाकंद खाने को मिलते हैं, कभी ताज़ा खस्ता बिस्किट, कभी सेब आमले के मुरब्बे और आज सोन हलवा। सच है, अल्लाह अपने नेक बंदों को हमेशा नवाजता ही रहता है। नाना मामू को पता नहीं चलता इस चोरी का। सारा थोड़ी खाता हूँ, और अब तो जिस तरह तू खा रहा है ना, ज़रूर सारा ख़त्म हो जाएगा और शामत मेरी आएगी। सलाम वालेकुम। हाय हाय, ऐ मैं की वेख रही हैं? क्या है, हमारी शक्लों में कोई तब्दीली आ गई है? मैडम शन्नो की ये अदाकारियाँ जवादी को अक्सर गुस्सा दिला दिया करती थी। इतना बड़ा हलवा मुझसे लिखवा लो जी, खाकर बीमार हो जाओगे। तुम्हें लिखना आता है? अशबील ने सर से पाँव तलक घूरकर देखने के बाद सवाल किया। एक पीस मेनू भी दे दो। सुनी अनसुनी करके फरमाइश कर दी। किस खुशी में? चलो
जाकर जल्दी सफाई करो। तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊं? दादी इस वक्त जवादी के घर गई हुई है। तुम्हारी कामचोरी और चालाकी नोट नहीं करेंगी। अच्छा जी, दादी घर नहीं है? ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई। वो खिलखिलाई। वैसे कितना टाइम हो गया इन्हें इधर गए? 1 घंटा होने वाला है। अब तो वापसी के लिए पड़ तोल रही होंगी। तुम जरा जल्दी कर लो। पता होता तो मैं जल्दी इधर आ जाती। ख्वामखा गली में खड़े शादे से गप्पे लड़ाती रही। ये शादा तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब भी वक्त है, संभल जाओ, वरना फिर तेरा अब्बा अपने अंदाज में संभालेगा तुझे। क्यों पढ़ना? ये अब्बा कौन होता है मेरे मामलात में टांग अड़ाने वाला? अपना कमाती हूँ, किसी का दिया नहीं खाती, जो मर्जी में आए करूंगी। शन्नो किसी से नहीं डरती। अरे वाह, मैं कहता हूँ वाह वाह वाह, क्या दीदा दिलेरी, बल्कि दीदा हवाई है। एक हम हैं, आज तक अब्बा जी तक से नजर नहीं उठा सके। जब भी देखने की कोशिश की, नजर जूतों पर ही थम गई। इससे ऊपर जाने से इनकारी हो गई। मैंने अगर तस्वीर में किबला वालिद साहब का दीदार न किया होता तो कभी सूरत से वाकिफ ही ना हो पाता। हमारे अब्बा जी और शन्नो के भंग पीने वाले अब्बे में फर्क भी तो बहुत है। वो तमाचा लगाने के लिए हाथ घुमाएगा अजीजी शन्नो की तरफ और तमाचा पड़ेगा जाकर इसके छोटे लाडले ब्रदर कक्कू के मुंह पर। वाकई जवादी, शन्नो के अब्बा भी शन्नो की तरह करामाती है। तौबा, एक तो आप दोनों भी बस पता नहीं क्या चीज़ हो। अच्छे भला काम करने लगी थी, बातों में लगा लिया मुझे। वो सर झटक कर चल दी, फिर पलट कर बोली, अम्मी जी कहाँ है आपकी? वो भी दिखाई नहीं दे रही। नहा रही हैं। तुम्हारे लिए खुले मौके हैं, जाओ जल्दी सफाई करो। हाँ, मगर सिर्फ सफाई, कहीं सफाया ही ना कर देना। जवादी ने इजाफा किया। वो जवाब दिए बगैर चली गई। यार, कोई फंक्शन अटेंड किए बड़े दिन हो गए हैं। अच्छा सा खाना खाने को बड़ा दिल चाह रहा है। अशबील ने हलवे का डब्बा बंद करते हुए दुखड़ा रोया। वाकई यार, मैं भी कहूँ, ये मुंह का जायका इतना फीका सा क्यों हो रहा है? जवादी ने इस बेड पर नीम दराज से दराज होते इत्फाक किया। फिर थोड़ी देर बाद अशबील बोला, एक आइडिया आ रहा है, और मेरा ख्याल है ज़्यादा रिस्की भी नहीं। रिस्क लेने से हम कब डरे हैं? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। यार, वो अपना अफजल है ना? कौन अफजल? वर्कशॉप वाला? हाँ हाँ, वही। तुम्हें तो पता है, कब से अपनी हमसाई पर दौड़े डाल रहा है। मगर वो शरीफ ज़ादी आजकल प्रॉपर्टी डीलर आसफ की मोहब्बत में गर्क होने की कोशिश कर रही है। अफजल बेचारा चिट्ठियाँ लिख लिख कर हार गया। मजाल है जो कभी इस हसीना माजबीना ने जवाब में 2 हरूफ लिख मारे हों। अफजल बेचारा इंतजार में घड़ियां गिनता रहता है। अब मैंने सोचा है, हम इस हसीना की जानिब से फर्जी मोहब्बतनामा लिखकर अफजल के दिल को गुलो गुलजार करने का नेक काम करते हैं और इससे अच्छी सी ट्रीट अच्छे से रेस्टोरेंट में लेते हैं। वाकई आइडिया अच्छा है। जब तक अफजल पर हकीकत आश्कार होगी, खाना तो हजम हो ही चुका होगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चलो फिर चलें अफजल की तरफ। अशबील उठ बैठा और बेड के नीचे झांक कर चप्पलें तलाश करने लगा। हालांकि वो खुद भी जानता था ये तलाशे नाहक है। पहले खत तो लिख लें, जवादी ने याद दिलाया। तुम लिखो, मुझे लिखने लिखाने से हमेशा चिढ़ रही है। मैं लिखूं? आहो भाई, ठीक है, ताकि जब पकड़े जाए तो तुम साफ बच जाओ, मैं हैंड राइटिंग की वजह से पकड़ा जाऊं। भाई बहुत ही बुज़दिल हो। लाओ मैं लिखता हूँ। ओह, तुम तो नाराज हो गए। लाओ कागज कलम, ये काम मैं ही करूंगा। अशबील ने झट साइड की दराज खोलकर कागज कलम बरामद किया और इसके सामने रखते हुए बोला, खत बाएं हाथ से लिखना। बाएं हाथ से? मगर फिर वो पढ़ा कैसे जाएगा? घबराओ नहीं, तुम्हारे दाएं हाथ का लिखा भी कब किसी से पढ़ा जाता है। वैसे तुम्हें इस बात से मतलब भी कोई नहीं, बस जाकर अफजल से कह देंगे तुम्हारी महबूबा ने भेजा है। अब पढ़ना पढ़ाकर समझना अफजल साहब का काम है। अशबील के तफसीली जवाब से तशफी हुई और ख़त लिखने का आगाज़ हुआ। मैं कुछ मदद कर दूं? अशबील ने पूछा। नहीं यार, बचपन से आपाओं बाजियों भाइयों के खत मोहल्ले में इधर उधर पहुंचा रहा हूँ और मेरी आदत है, हाथ में पकड़ा कागज़ पढ़े बगैर रह नहीं सकता। इस खूबी की बिना पर आज मैं ये खत लिखते हुए बड़ा बातमाद हूँ। खैर मेरे प्यारे भाई, ये तो तुम कसरा नफसी से काम ले रहे हो, वरना वो कौन सा मामला है जिसमें हम पूरे इत्मीनान नहीं साबित हुए। बेशक बेशक, जवादी ने भरपूर अंदाज में तायीद की। 10 मिनट में खत मुकम्मल हो गया। लिखाई ऐसे जैसे उर्दू नहीं कबले मसीह की कोई जुबान लिखी गई हो। हाँ, अलबत्ता अफजल पढ़ा जा सकता था। अशबील ने उठकर हलवा संभाला। जवादी ने खत जेब में डाला। इस वक्त अशबील उर्फ शिबली उर्फ बिल्ली की वालदा मोहतरमा ने कमरे में झांका। तुम कब आए जवाद? अभी कुछ देर पहले ही तायम्मा। आप सुनाए, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। वो तुम्हारी दादी तुम्हारे घर गई थी, कह रही थी जेब को साथ लेकर बाजार जाएंगी। अच्छा, दादी शॉपिंग के लिए निकली हैं? हाँ भाई, मौसम बदल रहा है ना, और तुम्हें तो पता है इन्हें दूसरों की खरीदारी पसंद नहीं आती। मैं कह रही थी तुम भी इधर आ गए हो, अब खुद ही मेन रोड तक पैदल जाकर रिक्शा लेना पड़ेगा।
محلے کے بچے بچے پر تو دادی کا روب ہے، کسی سے بھی منگوا لیں گی، اس نے تسلی دی۔ چائے پیو گے؟ نہیں تیمہ، کیا کروں گا چائے پی کر، اصل میں شبلی کو لینے آیا تھا، ایک ضروری کام سے جانا ہے ہمیں۔ تم لوگوں کے ضروری کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ بیزار سی ہوتی اور واپس چلی گئی۔ چل اٹھ بلی، تجھے پتا ہے دوپہر کو افضل کے فادر محترم بھی ورک شاپ آ جاتے ہیں، اور ان کی چھوٹی چھوٹی متجسس آنکھیں، بکھڑی بکھڑی مونچھوں سے میں بڑا گھبراتا ہوں۔ مونچھوں سے گھبرانے والی بات تب سمجھ میں آتی ہے جب یہ کنڈیالے چوہے مونچھوں کو شرماتی مونچھیں تیرے چہرے پر ہوتی۔ ویسے میں نے افضل کو کئی بار اس بات پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے سنا ہے کہ اس نے اسے ورثے میں والد جیسی مونچھیں عطا کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ باتیں کرتے دونوں گلی میں آ گئے۔ سامنے ہی دروازے پر خالہ مرچی کا ننھا منھا وجود دروازے میں سجا دکھائی دے رہا تھا۔ اب تو دیر لازمی ہے، شبلی نے ٹھنڈی آہ بڑھی۔ جوادی چپ رہا، نگاہ بالکل ہی گلی کی آخری اینٹوں پر جما کر چلنے لگا۔ وہ بے حد ہے تو، نہ سلام نہ دعا، کس طرح سر جھکا کر چل رہے ہو جیسے بیاہ ہو رہا ہے تمہارا اور یہ گلی تمہارے سسرال کی ہے۔ ارے آپ، السلام علیکم، اصل میں نظر ہی نہیں پڑی آپ پر۔ کیسی ہیں آپ؟ دروازے پر کیوں کھڑی ہیں؟ کیا آج پھر آپ کی پوتی نے کالج سے آنے میں دیر کر دی؟ میں تو کہتا ہوں نگاہ رکھیں اس پر، بلکہ اسے کالج سے ہی اٹھوا لیں۔ ویسے بھی زیادہ پڑھائی چہرے کے نور کے لیے زہر قاتل ہے، اور پھر آپ کے خاندان میں اور کسی نے کون سا تیر مار لیا ہے جو اس سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ کچھ نہیں پڑھ کے دینے والی، جوادی بولے جا رہا تھا اور اس رفتار سے دونوں چلتے بھی جا رہے تھے۔ یوں جلد ہی وہ خالہ مرچی کی دسترس سے باہر ہو گئے۔ شام کے 7 بجے دونوں کی واپسی ہوئی۔ جوادی اپنے گھر جانا چاہتا تھا۔ شبلی نے یہ کہہ کر ساتھ کھینچ لیا، پہلے دیکھتے ہیں میرے گھر میں کیا پکا ہے، اگر کوئی پسند کی چیز ہوئی تو دونوں مل کر کھا لیں گے، ورنہ پھر دونوں ہی تمہارے گھر جا کر ڈنر کریں گے۔ گھر میں داخل ہوتے منظر کچھ ناقابل فہم سا تھا۔ نانا ماموں کے کمرے کا آدھے سے زیادہ فرنیچر کمرے سے باہر رکھا تھا، اور خود وہ شلوار پر بنیان زیبتن کیے ابھی مزید سامان کمرے سے لا کر برآمدے کی زینت بنا رہے تھے۔ دادی بھی کمر پر ہاتھ ٹکائے برآمدے میں موجود تھی اور برابر ہدایتیں جاری کر رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شبلی نے جاتے ہی سوال کیا۔ آگے آوارہ گرد، کہاں غائب تھے تم دونوں؟ گلی کے ہر بچے کو تمہاری تلاش میں دہرایا، اب پہنچ رہے ہو۔ لگتا ہے تمہارے باپوں سے شکایت کرنی ہی پڑے گی، یہ سب ان کی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ ڈھیل؟ اسے ڈھیل کہتے ہیں؟ دونوں ڈھہ سے گئے۔ چلو اب سامان نکالو کمرے سے، بیچارہ اکیلا ہی ہلکان ہو رہا ہے۔ کیا نانا ماموں کہیں اور شفٹ ہو رہے ہیں؟ جوادی نے قدم بڑھانے کے ساتھ سوال کیا۔ کیوں؟ وہ کیوں کہیں شفٹ ہوگا؟ اس گھر سے اس کے دوہرے رشتے ہیں۔ اس گھر کا سربراہ اگر اس کی بڑی آپا یعنی میرا بیٹا ہے تو اس گھر کی بہو اس کی چھوٹی بہن کی بیٹی ہے، اور ابھی میں زندہ ہوں۔ اپنی زندگی میں مظلوم بھائی کو دربدر ہونے دوں گی بھلا؟ مظلوم؟ وہ کس حساب سے؟ روشنی ڈالیں گی دادی محترمہ؟ چونکہ دونوں تھے، روشنی ڈالنے کی فرمائش اشبیل کی تھی۔ باتیں نہ بناؤ، اتنی پاگل نہیں ہوں میں، چلو جا کر سامان اٹھاؤ۔ کام چور نکمے، اس کی قدبت دیکھو اور کرتوتے دیکھو۔ ہم نے کب کام کرنے سے انکار کیا ہے جو ہمارے حسن جہاں سوز کی شامت لے آئی ہیں؟ سچی دادی، ہمارے حسین ہونے میں بھی آپ کی عزت ہے۔ ہر کوئی دیکھ کر کہتا ہے دیکھو کیسے سوہنے پوتے ہیں جہاں آرا کے، پتہ نہیں کس پہ چلے گئے۔ ان کے پورے خاندان میں ایسا حسن تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ وہ رہن دے وے جوادی، ارے تجھے کیا پتا تیرے دادا جوانی میں کیا شے تھا، اور پھر تیرا باپ وہ کسی سے کم نہیں، کیا اونچا لمبا گبرو۔ آج بھی اگر اس کا کہیں رشتہ ڈالو تو انکار نہیں ہوگا۔ نہ پر رشتہ ڈالے کیوں؟ جوادی بحث پر اتر آیا۔ دیکھا کمبخت، لگا لیا نا مجھے باتوں میں، کچھ احساس نہیں۔ بوڑھا نانا اکیلا کام کر رہا ہے، آخر یہ کام ہو کس لیے رہا ہے؟ پہلے ہمیں یہ بھی تو سمجھایا جائے۔ اس کے کمرے میں چوہا گھس آیا ہے، کمبخت کچھ بھی نہیں چھوڑتا، سب کھا جاتا ہے۔ نانا ماموں ابراہیم کے کمرے میں آخر ایسا ہوتا بھی کیا ہے؟ کھانا تو کچن میں پکتا ہے۔ جوادی نے معصومیت کے ساتھ سوال۔ بیچارے کو اس کے دوست نے ملتان سے خالص دیسی گھی میں بنا سون حلوہ بھیجا تھا، ایک ٹکڑا میں نے لیا ہوگا، ایک ہی ابراہیم نے چکھا، اور اب جو ڈبہ کھولا ہے تو آدھے سے زیادہ غائب۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ چوہے نے ہی کھایا ہے۔ ایویں کسی پر الزام نہیں لگاتے، آخر سب کی عزت نفس ہوا کرتی ہے۔ جواد کی بات پر اشبیل نے پیچھے سے دھیپ رسید کی اور بولا، تم کیا ذلیل لالچی خبیث چوہوں کے وکیل ہوتے ہو؟ چلو آگے لگو، سامان اٹھاؤ۔ یہ اچھی مصیبت ہے، کڑے کوئی بھڑے کوئی۔ اس نے تب کر احتجاج کیا، کم سے کم اس حلوے تک یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ اشبیل نے سرگوشی کی۔ دادی اماں، دادی جان۔ جواد کی اکلوتی لائق فائق سوگر بہن گھر میں داخل ہوئی اور دادی کو پکارنا شروع کیا۔ آجا بچی، میں ادھر ہی ہوں۔ دادی نے بکھرے ہوئے سامان کے درمیان سے دیدار کروایا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے حیرت سے سامان کو دیکھا۔
चलो अंदर आकर बैठो, लड़के सब समेट लेंगे। दादी आगे चल दी, पीछे इकलौती लाडली पोती नीलिमा रवाना हुई। सारा कमरा उल्ट पुल्ट हुआ। चूहा को ना मिलना था ना मिला। नाना मामू, चूहे इतने बेवकूफ नहीं होते कि बहादुर दुश्मनों को सामने देखकर भी डरे रहे। भाग गया होगा कहीं। अब आप सामान वापस रखने की सोचें। हाँ ठीक है, सामान लगा दो। और सुनो, तरतीब पहले वाली होनी चाहिए। हमें क्या पता पहले क्या तरतीब थी। आप हर वक्त तो दरवाजे पर ताला डाले रखते हैं। हम गरीबों को कभी ये मुकद्दस कमरा देखने का मौका ही कब मिला है। शिबली की बात पर उन्होंने कुछ सोचा, फिर असबात में सर हिलाकर वहीं कुर्सी ढाल कर बैठ गए। चलो अब लाओ सामान, मैं साथ साथ बताऊंगा कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। मारेगे बिल्ली, मेरा जी चाहता है तेरा सर तोड़ दूं। जवादी मेरे प्यारे, जिंदगी में कभी कभी ऐसा मुकाम आ ही जाता है। जज्बाती हीरोइन मत बनो। मिल गया चूहा। नीलिमा चली आई। हाँ मगर नकाब में है, नाना मामू पहचान नहीं सके। क्या मतलब? नीलिमा हैरान हुई। कोई मतलब नहीं, अगर यहाँ रुकना है तो काम करो, वरना चलती फिरती नजर आओ। अशबील ने जवाद को घूरते हुए नीलिमा से कहा। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो बुरा मान गए? वैसे मैं जा ही रही हूँ। और जवाद भाई घर जल्दी आ जाना, अम्मी कह रही थी, अपनी तरफ से नहीं कहा मैंने। पकाया क्या है? जवाद ने इस बात में सर हिलाने के साथ जवाब दिया। वो अब्बा के एक शागिर्द की शादी है, हम सब रात को इधर ही खाना खाएंगे। अम्मी ने मुझे इसीलिए भेजा था कि दादी को भी पैगाम दे आऊँ। आखिर वो वालदा है, इनका पूरा हक बनता है। लो, एक और शागिर्द रशीद बेहया गया। जवाद ने ठंडी सांस भरी। कोई काम करेंगे तभी शादी होगी। ऐसी शादी करके हमने क्या आने वाली की बदुआएं लेनी है। दुनिया की वाहद बहन है जिसे भाई की शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। जवाद ने अफसोस में सर हिलाया। ये सामान सुबह भी सेट हो सकता है। मेरा ख्याल है हमें शादी में शिरकत की तैयारी करनी चाहिए। आपने किस सिलसिले में तैयारी करनी है मिस्टर? ये दावत सिर्फ हमारी फैमिली के लिए है। नीलिमा ने बिना किसी लिहाज मरवत के अशबील को याद दिलाया। तो मैं कब से तुम लोग की फैमिली से अलग रहा हूँ। अब्बा भी हमारे साथ जा रहे हैं। नीलिमा की इस इत्तला पर अशबील को ठंडी सांस भरकर बैठना पड़ा। अच्छा फिर मैं तो चलता हूँ, जवाद ने हाथ में पकड़ा गुलदान मेज पर रखते हुए कहा। बड़े ही बेमरवत हो, अशबील बसूड़ा। आहो जी, जैसे आपने तो कभी मेरे बगैर कुछ खाया ही नहीं। चलो नीलिमा, देखो दादी की तैयारी कहाँ पहुँची है। अगर इन्हें कुछ देर है तो मैं बालों में शैम्पू कर लूँ जाकर। हाँ, दादी तकरीबन 40 मिनट तो लेंगी ही तैयारी में। चलो फिर मैं भी अच्छी तरह तैयार होकर ही जाऊँगा। बे वक्त का क्या पता, किस्मत का क्या कहना। किसी भी वक्त कोई भी हसीन इत्वाक ज़हूर में आकर ज़िंदगी बदल सकता है। अब्बा जी साथ जा रहे हैं। नीलिमा को फिर याद दिलाना पड़ा। कहाँ रहे सारा दिन? घर में कदम रखा ही था कि जवाद के वालिद हेड मास्टर नज़र हुसैन ने पेशी के लिए बुलवा लिया। रहने दे अब्बा, सुनकर क्या करेंगे, वैसे भी ढिंढोरा पीटने से सवाब ज़ाया हो जाता है। अच्छा जी, ऐसा कौन सा सवाब कमा लिया है तुमने? उन्होंने बड़े मशकूक अंदाज में सर से पांव तलक घूरते हुए इसे सवाल किया। अब्बा कह तो रहे हैं जाने देना, अब क्या क्या बताऊं, बस हस्पताल में गुजरा सारा दिन। हस्पताल में? ना, पर क्यों? अब्बा जी का हाथ जो पहले जूते की तरफ बढ़ने को था, अब वापस इनके अब्बा जी बस क्या कहें आपसे जी, वो सुबह रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया। लोग तो इस कदर बेहिस हो चुके हैं, गुजरे जा रहे थे, किसी से इतना नहीं हो रहा था, उठाकर अस्पताल छोड़ आए। मैंने ये मंजर देखा तो रह ना सका, फौरन मदद को लपका। अब्बा जी को पहली बार अकलौते सपूत पर फख्र महसूस हुआ। भरकर गले लगाने ही वाले थे कि बैरूनी दरवाजे की बेल पूरी शिद्दत से चलाने लगी। मैं देखता हूँ अब्बा जी, मगर अब्बा जी कहते हुए दरवाजे की सिमत बढ़ गए। ज़रूर मलिक साहब आए होंगे। आकाश अब्बा जी का ख्याल दुरुस्त साबित होता, मगर जवाद की किस्मत आने वाले जनाब अफजाल साहब थे। हाथ में वही जवाद के हाथ का लिखा लव लेटर था, जिसके बारे में जवाद और अशबील ने ही बताया था कि लव लेटर है, वरना इसे पढ़ना अफजल के लिए मुमकिन ही नहीं था। अफजल ने रो रो कर फरियाद की थी, इस रकम की तफसील बताई थी जो इनकी दावत में उठ गई थी, और साथ साथ इनके बेटे और भतीजे जनाब अशबील साहब के माजी के कारनामे भी बयान कर करके खोलते खून को मज़ीद खुलाने के बाद आंसू बहाते वापसी की राह ली। अब्बा जी जब चेहरा लाल किए वापस घर में दाखिल हुए, इस वक्त जनाब जवाद साहब चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। अचानक जो निगाह अब्बा जी के चेहरे की जानिब उठी तो अकल ने कहा, बेटा खैरियत नहीं लगती, और कप दोबारा टेबल पर रखकर वो आने वाले संगीन वक्त के लिए खुद को तैयार करने लगा। अब्बा जी ने मजाल है जो मुंह से एक लफ्ज़ भी कहा हो। हाथ सीधा पैर की जूती की जानिब गया, और वाह किस्मत कि आज पहनी भी पिशावरी चप्पल गई थी। अब्बा जी जी अब्बा, ये वो दर्द भरा डायलॉग था जो मोहल्ले वाले बरसों से सुनते चले आ रहे थे। बस भी करें, क्या खाल उधेड़ देंगे। जवाद की अम्मा दुनिया की वो वाहद हस्ती थी जो नज़र हुसैन से टकराने का जिगरा रखती थी।
بیٹے کو جب اچھی خاصی پڑھ چکتی تھی تب میدان میں کودا کرتی تھی۔ اس بات پر کئی بار اشبیل اور جواد نے ان سے احتجاج اور وہ فرماتی تھی، خبیثو تم لوگ جوتے کھانے کے ہی قابل ہو۔ وہ تو جب میرا نرم دل برداشت نہیں کر سکتا تو ہیڈ ماسٹر صاحب سے الجھ پڑتی ہوں۔ چل اب اٹھ کر نہا لے، کپڑے بدل، صدائی لگ رہا ہے، ٹائم ہونے والا ہے، لیٹ ہو جائیں گے تو پھر تیرے ابے کا لاؤڈ سپیکر کھل جائے گا۔ ابا جوتا دوبارہ پیر میں ڈال کر بیڈ روم میں تشریف لے گئے۔ تب اماں جی نے اس کی مار کو قطعی نظر انداز کرتے ہوئے حکم جاری کیا، کہیں نہیں جا رہا میں۔ وہ خفا صورت بنائے فرش پر بیٹھا تھا۔ نہیں تو ناسی، دفعہ دور، نہ میں کہتی ہوں ماں کے سر کیوں چڑھتا ہے؟ جس نے مارا ہے وہ ابھی ایک آواز دے تو چھلانگے لگاتا اٹھ کے کھڑا ہوگا۔ امی جی ابھی تازہ تازہ تو مار پڑی ہے، تھوڑی دیر تو غصہ آئے گا ہی نا۔ بہن نیلما نے بغیر کسی ہمدردی کا تاثر دیے یہ اہم نقطہ ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کرتوت ہی ایسے ہیں جو مارے کھاتے ہیں، اور تو یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے؟ سب سے زیادہ دیر تیری تیاری میں ہی سے نرمی بڑھتا ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا، جا کر تیار ہو جا۔ ابھی جاتی ہوں۔ بھائی اب یہ چائے تو تم نے نہیں پینی ہوگی، میں پی لوں؟ خبردار جو ہاتھ لگایا۔ آہو اسے پی لینے دے، گرم گرم چائے سے ذرا ٹکور ہی ہو جاتی ہے۔ خالہ جان، بیرونی دروازے سے سریلی آواز میں پکارا گیا۔ جواد جو فرش پر بیٹھا تھا چھلانگ لگا کر تخت پر ہو گیا۔ دھوکہ نہیں ہوا تھا، آنے والی شہر بانو ہی تھی۔ نیلما کو جواد کی پھرتی پر ہنسی آ گئی۔ وہ اماں پوچھ رہی ہیں شور کیسا تھا آپ کے گھر میں؟ شہر بانو نے امی جی کو مخاطب کیا، مگر جواب جواد کی طرف سے بڑی تیزی سے موصول ہوا۔ بولا، ہم اپنے گھر میں شور مچائیں یا مہینوں گمسم پڑے رہیں؟ کوئی دخل دینے والا کون ہوتا ہے؟ اوہو بدتمیز! امی نے بری طرح گھور کر پھر شہر بانو سے بولی، کچھ نہیں بیٹا، بس یہ میرے بیٹے کے کرتوت تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد اس کے ابے کو ڈرامہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جی پھر میں چلتی ہوں۔ جواد کا بگڑا موڈ اسے مزید یہاں ٹھہرنے سے روک رہا تھا۔ چلی جانا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ہم لوگ ابا کے دوست کے بیٹے کی شادی پر جا رہے ہیں، آؤ تمہیں اپنی جولری اور ڈریسز دکھاؤں۔ نیلما اس کا ہاتھ پکڑ لیا، دونوں لڑکیاں اندر چلی گئیں۔ وہ بے ہدایت، پڑھائی لڑکیوں سے تو تمیز سے بات کر لیا کر۔ امی اب ادھر متوجہ ہوئیں۔ میں نے اس کی شان میں کون سی گستاخی کر دی ہے؟ لگتا ہے جوتے کم پڑے ہیں، دماغ ابھی تک ٹھکانے پر نہیں آیا۔ ویسے ہوا کیا تھا؟ کیوں مارا ہے تیرے ابا جی نے؟ بار بار کسی افضل کا نام لے رہے تھے، کون ہے یہ افضل؟ ابا جی سے پوچھیں، جو کوئی آ کر جھوٹ سچ لگا دے، یقین کر لیتے ہیں اور مجھ غریب کی شامت لے آتے ہیں۔ اب بندہ پوچھے اپنے بیٹے سے، کیا یہ ایڑے گیڑے زیادہ اعتبار والے ہیں؟ تیرا مطلب ہے تو بے قصور ہے؟ انہوں نے لوگوں کے کہے پہ کان دھر کر تجھے مارا ہے؟ امی جی کے انداز میں جلال ٹپکنے لگا۔ خدا کے لیے اب آپ ابا جی محترم سے جواب طلبی کرنے مت چلی جانا، ورنہ وہ ایک بار پھر مجھ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ لو ایویں خواہ مخواہ غلط بات تو میں برداشت کر ہی نہیں سکتی۔ میں جانتا ہوں والدہ، مگر آپ سے التجا ہے، اس وقت مجھے شادی میں شرکت کے قابل رہنے دے۔ کچھ سوچ کر امی جی نے اسبات میں سر ہلا دیا اور باورچی خانے میں چلی گئیں۔ یقیناً افضل اب بلی کی طرف بھی گیا ہوگا۔ اگر چچا جی گھر آگے ہوں گے تو جو سلوک مجھ سے ہو چکا ہے وہ اب بلی کے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ وہ میری امی کہہ رہی تھی، اس روز آپ نے سودا تو لا دیا تھا مگر پیسے نہیں بتائے، کسی روز آ کر اپنے پیسے لے جائیے گا۔ شہر بانو کالی چادر کو اچھی طرح اوڑھے جانے کو تیار کمرے سے نکل رہی تھی۔ رستے میں اس کا تخت پڑا تو ماں کا پیغام دے دیا، تم نے آنا ہوتا ہے تو کسی اچھے وقت پر آیا کرو، یہ غلط موقع پر انٹری دے کر میرا دل جلانا چھوڑ دو۔ مجھے تو امی نے بھیجا تھا، کل دوپہر کو کوئی نمونہ سیکھنے کسی ڈش کی ترکیب پوچھنے آ جانا، میں گھر پر ہی ہوں گا، اگر ٹائم ملا تو آ جاؤں گا۔ وہ دھیرے سے بولی، ٹائم ملا نہیں، نکالا جاتا ہے، اس نے خفگی سے جتایا۔ وہ کچھ بھی مزید کہے بغیر آگے بڑھ گئی۔ زمانہ ہے ہی بے وفا، اس نے پیچھے سے اپنے خیال ظاہر کیا۔ وہ تب بھی کچھ نہ بولی، بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ پتہ نہیں اماں کن گناہوں کی سزا ملی ہے، اللہ نے ایک ہی اولاد دی، وہ بھی چولہے میں جھونکنے کے لائق۔ شبلی دل جمائی سے ناشتہ کر رہا تھا اور اس کے والد جناب اختر حسین ٹہلنے کے دوران رونا رو رہے تھے۔ اب کیا ہو گیا؟ دادی بھی اس کے برابر ٹیبل پہ بیٹھی ذوق شوق سے ناشتہ میں مصروف تھی۔ کیا ہو گیا اماں؟ اب بھی کبھی کبھی معصومیت کی انتہا کر دیتی ہے۔ ابھی کل وہ لڑکا افضل اتنی شکایتیں کر کے گیا ہے، آپ کے سامنے میں نے اس خبیث کو جوتوں سے مارا ہے، اور آپ پوچھ رہی ہیں کیا ہوگا؟ سچ ہے اس گھر میں سب ایک جیسے ہیں، مہینے بعد چھٹی گزارنے گھر آتا ہوں اور آ کر سوچتا ہوں نہ ہی آیا ہوتا تو بہتر تھا۔ مار لگا دی، اب بھی غصہ کم نہیں ہوا تیرا اختر حسین، اتنا کینہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اماں زج ہو کر وہ صرف یہ ڈائیلاگ بول پائے، انداز نہایت متاثر کن تھا۔ اماں کو ناشتہ ادھورا چھوڑنا پڑا۔
अब नाश्ता तो कर लें। बेगम गरम गरम कीमे के पराठे ट्रे में सजाए, साथ पुदीने और दही की चटनी रखे किचन से नमूदार हुई। वो इन्हें भी लफ्ज़ों की मार मारना चाहते थे, मगर पराठों की खुशबू से ढह से गए और चुपचाप कुर्सी खींचकर बैठ गए। ऐ शकीला, एक पराठा मुझे भी बना दो। दादी को अब अपनी चाय रस का नाश्ता फजूल लगने लगा। अम्मा, रात को आप कह रही थी ब्लड प्रेशर हाई लग रहा है, उन्होंने याद दिलाई। तो अब तो ठीक हूँ अम्मा, जान है तो जहान है। बेटे ने याद दिलाई। इन्हें चुप होना पड़ा। अब के चाय पीते हुए अंदाज बेजार कुन था। मैं पूछता हूँ, तुमने इंसान बनना है या नहीं? फिर बेटे की जानिब मुतवज्जो हुए। जी बन जाऊँगा, अशबील ने खुशखबरी सुनाई। कब? त्यूरी चढ़ा कर पूछा। बस करें जी, क्यों गुस्सा कर करके अपना नाश्ता ख़राब करते हैं? बाद में आराम से पूछ लीजिएगा। अम्मी को अब्बा के आराम का हमेशा बड़ा ख्याल रहता था। मज़ीद गुफ्तगू से पहले नाना मामू चले आए। अम्मी इनका नाश्ता लेने चली गई। मामू जी, आपको पता है मेरी मुलाजमत ही ऐसी है, कभी इस शहर कभी उस शहर। मैंने घर भर आपकी निगरानी में दे रखा है। मुझे अफसोस होता है जब भी घर आता हूँ इस लड़के की शिकायतें ही सुनने को मिलती हैं। तुम्हारी औलाद संभालना मेरे बस की बात नहीं। नाना मामू साफ जवाब के बाद कीमे वाले पराठों की तरफ मुतवज्जो हो गए। अगर नौकरी नहीं मिलती तो सब्जी की दुकान लगा लो, मैं करता हूँ भाई साहब से बात। तुम और जवाद एक जैसे नकम्मे, नलायक और नखट्टू हो, दोनों को दुकान खोल देंगे। सारा दिन आलू प्याज टमाटर बेचा करना। आलू प्याज टमाटर बेचने के लिए भी कुछ गुणों की ज़रूरत होती है, तुम्हारे लड़कों में तो वो भी नहीं। नाना मामू ने मुंह बनाकर सफाकी से ख्यालात का इजहार किया। फिर अब्बा के मज़ीद कुछ बोलने से पहले कहने लगे, इंसाफ से कहूँ, क्या ये सारा दिन दुकान पर बैठ सकते हैं? क्यों नहीं बैठेंगे? चलो मैं तो महीनों बाद छुट्टी आता हूँ। भाई साहब तो यही होते हैं, इनसे कह कर जाऊँगा, बिल्कुल लिहाज ना करें। एन चौक के दरमियान मुर्गा बनाकर छतरोल करें। ओए जल्दी नाश्ता कर ले और मंडी जाकर ज़रा सब्जी का भाव मालूम कर। ये जो गेट के साथ छोटा कमरा है, इसकी दीवार तरवा कर दुकान बना दूंगा। बात यही तक पहुंची थी कि दादी ने मुंह पर दुपट्टा रखा और भीग कर रोने लगी। आपको क्या हुआ अम्मा? बेटे ने हैरत से माँ की जानिब देखा। मोहम्मद हुसैन मरहूम के पोते सब्जी बेचेंगे? तुम्हें ये ख्याल ना आया किस आलिम फाजिल बाप की औलाद हो? तुम जब ये लड़के सब्जी लगाएंगे तो इनकी रूह तड़प उठेगी। ओह अम्मा, एक तो आप भी ना बस। अख्तर हुसैन ने बेबसी से मेज़ पर मुक्का रसीद किया। वाकई जी, ख़ानदानी इज़्ज़त और वक़ार भी कोई चीज़ होती है। शकीला बेगम अशबील की वालदा ने भी अपनी सकी सास यानी सकी खाला की बात से हमेशा की तरह इत्फाक किया। यूँ कारोबार का आगाज़ से पहले ही ठप हो गया। ज़किया का फ़ोन आया था। सुबह ज़ेबा के कॉलेज का ट्रिप मरी जा रहा है, 5 बजे बस रवाना होगी। कह रही थी अशबील को कहना ज़ेबा को कॉलेज छोड़ आए। अम्मा जी को चाहिए तो ये था कि सिर्फ अशबील से कह देती, मगर वो सबके दरमियान बैठी पता नहीं किस मकसद के तहत ये खबर सुना रही थी। दादी ने सुना तो ज़किया की अकल का मातम किया। पहले लड़की को इतनी तालीम दिलाई और कॉलेज में प्रोफेसर लगाया, अब अकेली लड़की को मरी भेजा जा रहा है। आखिर कितने नफलों का स्वाब मिल जाएगा मरी जाकर? तुम नंबर बुलाओ, मैं ज़किया से खुद बात करती हूँ। जी अच्छा। अम्मी फ़ौरन खड़ी हो गई। बैठ जाओ शकीला, तुम भी बजाय अम्मा जी को समझाने के इनके पीछे चल पड़ती हो। भी ज़माना बदल गया है, अब तुम्हारा बेटा गधा है तो क्या सबकी औलाद ऐसी होगी? ज़ेब पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, वो खूब समझती है इसे क्या करना चाहिए। अशबील, तुम सुबह इसे कॉलेज छोड़ आना। जी अच्छा। इसकी तो मुराद बढ़ाई। फ़ौरन से बेशतर हामी बढ़ी। ज़ेबुन्निसा, इसकी खालाजात, लाइक फाइक, समझदार, खूबसूरत, ज़हीन लड़की। दादी जब भी ज़ेब को देखती आह बढ़कर अशबील की नलायकियों पर तकरीर फरमाती। अब्बा हमेशा ज़ेब के कारनामों पर यूँ नाज़ा दिखाई देते जैसे बेगम की भांजी की इन कामयाबियों में कुछ हिस्सा इनका भी रहा हो। अम्मी ने ज़ेब को हमेशा अपनी अकलौती बहू के रूप में देखा और सोचा था, इसलिए अभी से वो अशबील के सर इसकी जिम्मेदारियां डालने पर कमर बस्ता रहती। और सच तो ये है कि अशबील को ये जिम्मेदारियां संभालने में इतराज़ भी ना था। ज़ेब इसे भी अच्छी लगती थी। वो ज़ेब को कैसा लगता है इसने कभी इससे पूछा नहीं। वैसे इतना तो यकीन था वो इसे नापसंद हरगिज़ नहीं करती, बल्कि इसकी कई खूबियों को जी जान से सहराती है और ये भी जानती है कि इसका ये पढ़ा लिखा बेरोज़गार कज़न सिर्फ हालात की सितम ज़रफ़ी का शिकार है, वरना नखट्टू, कामचोर, आवारा हरगिज़ नहीं। ज़किया ने कई ज़ेब का रिश्ता भी देखा है या नहीं? जब से भाई साहब दुनिया से रुखसत हुए हैं मुझे तो ज़किया के बच्चों की फ़िक्र ही रहती है। ज़किया हमेशा से लापरवाह और हर काम में सुस्त रही है, कहीं बच्चों के इस अहम मामले में भी सुस्ती ना कर जाए। ओह, हद करते हैं आप भी, वो माँ है, इस मामले में कैसे सुस्ती कर सकती है? और वैसे भी ये मामले तो किस्मत के साथ होते हैं,
انہوں نے کچھ بے چینی سے پہلو بدل کر جواب دیا کہ فی الحال وہ اپنی خواہش شوہر کے گوشے گزار کرنے سے قاصر تھے، جب تک بیٹا ملازم دل کے ارمان دل میں ہی رکھنے تھے۔ اتنی اچھی بچی اور ہمارے دونوں ہی لڑکے اس کے قابل ہیں۔ دادی نے بھی یقیناً یہ خواہش پال رکھی تھی۔ یہ جواد آج کل کیا کر رہا ہے؟ جو اشبیل کر رہا ہے وہی جواد کر رہا ہے۔ نانا ماموں نے اینٹری دی۔ باپ ہیڈ ماسٹر اور بیٹا پڑھا لکھا جاہل، اور اماں آپ کو اعتراض ہے سبزی کی دکان پر، حالانکہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ عبادت سے تو کبھی ان دونوں کا دور کا بھی واسطہ نہیں رہا، اوپر سے یہ ٹی وی کے واہیات پروگرام، ناچ گانے، فضول کی حرکتیں، میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیبل تم نے کیا سوچ کر لگوا دیا ہے؟ پر آپا یہ وقت کی ضرورت ہے، اب دنیا سمٹ کر ایک ہی مرکز پر آ گئی ہے، یہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا دور ہے، باخبر رہنا آج کی اہم ضرورت ہے۔ اس مکالمے کی فوری ضرورت نانا ماموں کو پیش آئی تھی کہ کیبل پروگراموں سے سب سے زیادہ مستفید وہی ہوا کرتے تھے۔ دوپہر میں جب امی اشبیل کو اپنے ساتھ لگائے وارڈروب کی صفائی کر رہی تھی، جوادی کی آمد ہوئی۔ اسے کام میں مصروف دیکھ کر کمرے کے دروازے تک ہی آ کر پلٹنا چاہا، مگر چچی دیکھ چکی تھی، فوراً آواز دے ڈالی اور ہاتھ جاڑتے ہوئے بولی، چلو اب تم دونوں بھائی مل کر یہ کام۔ اور معصوم لوگ بالکل ہی ناپید ہو گئے ہیں۔ خیر، جب تک ہمارا وجود ہے تب تک پھر بھی آس باقی ہے۔ تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ یار میں اب سنجیدگی سے کوئی ایسا کارنامہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں جس کے انجام دینے سے والد اور خاندان کی نظروں میں اہم مقام بنا سکوں۔ یار کارنامے سے کچھ نہیں ہوتا، بس پیسہ ہونا چاہیے، اشبیل نے پوری سنجیدگی سے سمجھایا۔ تو اور کیا، پیسہ ہوتا تو اب تک میں کم سے کم 2 بچوں کا باپ تو بن ہی چکا ہوتا۔ ہاں شہر بانو تو رشتوں کے انتظار میں، پیسہ ہوتا تو اب تک میں کم سے کم 2 بچوں کا باپ تو بن ہی چکا ہوتا۔ ہاں شہر بانو تو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہے، بہت ممکن ہے تمہارے آنگن میں 2 لال کھیل رہے ہوتے۔ رشتوں کے نہیں، رشتے کے، جوادی نے منہ بنا کر تصحیح کی۔ اوہو بات تو سن، نانا ماموں کی صحبت میں رہتا بھی نہیں، پھر بھی انہی کی طرح اعتراض کی عادت اپنا لی ہے۔ میں تو یہ کہنے جا رہا تھا، زیبا کو تو فی الحال شادی کا کوئی پروگرام ہی نہیں۔ ویسے تجھے یقین ہے زیبا تجھ سے شادی پر ہنسی خوشی راضی ہو جائے گی؟ کیوں، مجھ میں کیا کمی ہے؟ لاکھوں سے حسین و جمیل ہوں، گفتگو کے فن میں ماہر ہوں، عقل و ذہانت میری گڑھ کی باندیاں ہیں۔ شنوں کو یہ نئے نام یقیناً پسند آئیں گے۔ جوادی نے تکیہ اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ کیا تم صرف بکواس کرنے کے موڈ میں ہو؟ اشبیل بدمزہ سا ہوا۔ نہیں، میں بکواس سننے کو بھی تیار ہوں، تم کرو۔ جوادی نے اجازت سے نوازا۔ بہت اچھی بات ہے، جو شہر بانو کی والدہ تجھے پسند نہیں کرتی، یقیناً وہ ایک زیرک خاتون ہے۔ آہو سونیو، دنیا میں 2 ہی زیرک ہیں، ایک تو اور دوسری شہر بانو کی والدہ۔ جوادی آج مجھے تیری طبیعت واقعی ہی خراب لگ رہی ہے، حالانکہ میں تجھے ایک اہم خبر سنانے کے لیے صبح سے بے چین ہوں۔ سناؤ یار، بڑے دن ہوئے کوئی اچھی خبر نہیں سنی۔ جوادی نے اب تکیہ دوبارہ بستر پر سیٹ کیا اور نیم دراز ہو گیا۔ خبیث، تو کیا ہل جوت کر آیا ہے؟ آتے ہی تکیہ سنبھال لیا۔ اٹھ کر بیٹھ۔ جارمن، تکیے پر سر رکھنے سے میری سماعت پر ہرگز اثر نہیں ہوتا۔ آپ فرماؤ جو فرمانا ہے۔ کل زیبا سے ملاقات ہوئی تھی۔ اشبیل کے لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے۔ ملاقات تو میری بھی شہر بانو سے ہوئی تھی۔ جوادی کو جوتے کھانے کا منظر اور اس کے بعد شہر بانو کی اچانک آمد یاد آ گئی۔ چل پھر تو سنا لے، اشبیل نے بدمزہ سا ہو کر کہا۔ نہیں، وہ ملاقات سنانے کے قابل نہیں۔ جوادی کا چہرہ ملول سا تھا۔ کیا مطلب؟ اشبیل کو چونکا۔ کیا سمجھ لیا تم نے؟ چندہ، میں اس وقت ابا جی کے مبارک ہاتھوں سے پشاوری چپلے نوش فرما کر فارغ ہوا تھا، اور اس کی جاسوس اماں نے سنگن لینے اسے ہمارے دولت قدا پر بھیجا تھا۔ چلو اب تم اپنی کہانی بیان کرو۔ تم اتنی دکھی بیٹھے ہو، ایسے میں میری محبت کی داستان تمہیں جلن میں مبتلا کر کے میری معصوم زندگی میں حسد کی آگ بھڑکا سکتی ہے۔ یار بلی، اکلوتے سکے دوست پر شک صرف تمہاری ہی صفت ہو سکتی ہے، مگر پلیز داستان کا آغاز کر دو، میں سننے کو تیار ہوں۔ کل صبح سویرے میں اس کے گھر گیا تھا۔ زندگی میں گنتی کی چند مرتبہ صبح سویرے اٹھا ہوں، ان میں سے کل کی ایک سہانی صبح بھی تھی۔ زیبا کو ٹرپ کے ساتھ جانا تھا اور مجھے اسے کالج تک ڈراپ کرنا تھا۔ سوچو یار، میری پیاری بائک، اس پر سوار میرے ساتھ ساتھ زیبا، صبح کی ٹھنڈی ہوا اور دور تک لہراتی بلکھاتی صاف اور خالی سڑک، منظر واقعی دل جلانے والا ہے۔ جوادی نے جیسے یہ سب آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سہرایا۔ کل مجھے اندازہ ہوا زیبا کو میری صلاحیتوں پر مجھ سے بڑھ کر یقین ہے، وہ سمجھ سکتی ہے مجھے مناسب نوکری نہ ملنا میری نااہلی کے باعث نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور عناصر کار فرما ہے۔
ان عناصر کی نشاندہی نہیں فرمائی پروفیسر صاحبہ نے؟ لو، میں کوئی پاگل کا پتر ہوں جو ایسا خوبصورت وقت ان باتوں میں برباد کر دیتا؟ اچھا پھر کیا باتیں ہوئی؟ جوادی نے کروٹ بدلی۔ بس کل میں نے اسے یقین دلا دیا، روپے کمانا میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ چاہوں تو ہفتوں میں اس کے لیے محل کھڑا کر دوں۔ یہ چند ٹکوں کی جاب جو وہ کر رہی ہے یہ صرف اپنے شوق کے لیے کرے تو کرے، ورنہ شادی کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لڑکیاں چاہے کالج میں لیکچر دیتی ہوں یا شہر والوں کی طرح گھر پر اپنی اماں کے لیکچر سنتی ہوں، ایک معصوم سی بھولی باتوں میں آ جانے والی ہوا کرتی ہیں۔ بس دعا ہے اللہ انہیں تم جیسے چلتر بازوں سے محفوظ رکھے۔ جوادی نے ساری گفتگو کے بعد یہی نتیجہ نکال کر خیالات کا اظہار کیا۔ اس میں چلتر بازی والی کیا بات ہے؟ اب میرے ابا حضور فرما رہے تھے دونوں سپوتوں کو سبزی کی دکان کروا دیتا ہوں، آلو ٹماٹر بیچیں گے تو زمانے کی خرافات سے بچے رہیں گے۔ دادی محترمہ کو خاندانی وقار کی یاد ستانے لگی۔ پروگرام بیچ میں رہ گیا، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا اس کام میں بھی جدت پیدا کر کے لاکھوں کمائے جا سکتے ہیں۔ بلی یار، مجھے تیری صلاحیتوں پر ہمیشہ ہی پورا بھروسہ رہا ہے۔ جا اٹھ لانتی انسان، کبھی گھر آئے مہمان کو چائے پانی پوچھ لیا کر۔ تو جب بھی آ کر چائے پانی کا رونا رو کر میرے دوستانہ اور برادرانہ دونوں طرح کے جذبات کی توہین کیا کر ہمیشہ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ تو مجھ سے ملنے نہیں کھانے مرنے آیا ہے۔ اشبیل نے دونوں پیر بھی بیڈ پر رکھ لیے تھے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ فی الحال جواد کی خاطر مدارت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اور یہ بھی یاد کر، تم میرے گھر آتے ہی پہلا سوال کیا کرتا ہے؟ جواد نے اس کی ناراضی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے سوال کیا۔ تیرے ساتھ رہتے رہتے مجھے بھی بری عادتیں پڑ گئی ہیں، جواب میں جٹ سے فرمایا گیا۔ اچھا چل اٹھ، کہیں باہر چلتے ہیں، جوادی نے کمرے کی فضا کو بددلی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چل اٹھ۔ شبلی نے نقل اتاری، پھر مزید بگڑ کر یاد دلایا۔ آرام میں نہیں، آپ فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں گلی میں تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب گھر کے مردوں کی اکثریت آفس یا اسکول کالج روانہ ہو چکی تھی، اور گھروں کے ساتھ ساتھ گلیوں پر بھی خواتین کا راج ہوتا ہے۔ سبزی پھل بیچنے والے اپنی طرف سے سریلی آوازیں نکال کر مال بیچ رہے ہوتے ہیں، اور خواتین خوب بحث و مباحثے کے بعد بازار سے کہیں زیادہ نرخ والی اشیاء اپنی عقل پر ناز کرتے خرید رہی ہوتی ہیں۔ اے شبلی، او جواد، ذرا اگلی والی گلی میں تو دیکھنا، ابھی تو سبزی والا ادھر ہی تھا، اچانک مرن جو کا پتہ نہیں کدھر غائب ہو گیا۔ مگر ہم تو پچھلی گلی میں جانا ہے خالہ جی۔ کیوں؟ ادھر تمہارا پھپھڑ دیگے چڑھا کر دیکھ رہا ہے، بہانے باز۔ مجال ہے کبھی جو کوئی کام کیا ہو؟ اب ملے ذرا تمہاری دادی، لگاؤں گی شکایت۔ او جوادی، تیری ماں کو تو میں نے بہن بنایا ہوا ہے، تو میرا بھانجا ہے، مجال ہے ذرا جو ماسی کا کوئی کام کر دے۔ ماسی، اللہ آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے، کبھی کسی کا محتاج ہی نہ کرے، جواد نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی۔ ویسے آج کیا پکانے کا پروگرام ہے؟ اشبیل نے پوچھا۔ صبح میں نے خود سنا، میری بہو کہہ رہی تھی آج جلدی جلدی دال پکا کر میں میکے جاؤں گی۔ میں نے سوچا آج تو مونگڑے لوں گی، بناتے بناتے اسے شام ہو جائے اور میکے جانے کا خواب آنکھوں میں ہی رہ جائے۔ رازداری سے بتایا گیا۔ بہت خوب، میں قربان، اشبیل نے داد دی، پھر بولا، میری ماں نے مونگڑے کیوں، آپ کریلے پکائیں جو تقریباً 4 ماہ بعد بازار میں آئیں گے۔ یوں بہو کریلوں کے انتظار میں 4 ماہ تک میکے نہ جا سکے گی۔ الٹی مت، انہوں نے سر جھٹکا اور بولی، جا کر دیکھو اب تک وہ خسمانو خانہ سبزی والا پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا ہوگا۔ بندہ پوچھے اتنی جلدی کس بات کی ہوتی ہے؟ ادھر سبزی کی آواز لگاتا ہے، ادھر دوڑ کر دوسری گلی میں گم ہو جاتا ہے۔ ایسے تو خوب بکری ہوتی ہے اس کی سبزی، اب میری جیسی تو گلی گلی اس کے پیچھے بھاگنے سے رہی۔ تو اور کیا، نہ وہ چاند ہے، نہ آپ چوکور، نہ وہ گلاب ہے، نہ آپ بلبل، نہ آپ عشق ہے، نہ وہ حسن۔ بندہ پوچھے پھر سیاپا کس بات کا؟ مثال بھی دو گے تو الٹی۔ خبردار جو دوبارہ ایسی بات، اور وہ بھی میرے بارے میں کی تو تم کل کے بچے مجھے جانتے نہیں، میں تو جوانی میں وہ چیز تھی کہ اب خود کیا کہوں، جا کر اپنی دادی سے پوچھو، وہ بتائے گی۔ انوری بیگم تو کھڑے کھلوتے بندے کا سانس پی جایا کرتی، آج کل کیا پیتی ہے، پیپسی یا؟ چل یار جوادی، سبزی والا تو اب تک گلی چھوڑ فق کا کنارہ پار کرنے کی تیاری میں ہوگا۔ ہاں وے، جلدی کرو اور اسے کہنا جلدی آئے، میں دروازے پر ہی ہوں۔ دونوں فرما برداری سے سر ہلا کر چل پڑے۔ میں اکثر سوچتا ہوں زندگی اتنی حسین کیوں ہے۔ دونوں اس وقت ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے جب جوادی نے اشبیل سے یہ سوال کیا۔ حسین لوگوں کے لیے سب کچھ حسین ہی ہوا کرتا ہے۔ اشبیل نے گرین سگنل کو دیکھتے ہوئے پوری سنجیدگی سے جواب دیا۔ میرا خیال ہے سپر ایکسپریس آ رہی ہے۔ جی ہاں، پورا 1.5 گھنٹہ لیٹ۔ سوچو مسافروں پر کیا بیت رہی ہوگی، اور شکر کرو تم اس وقت ٹرین میں سوار نہیں ہو۔ یار نوکری تو لگتا ہے دیوانے کا خواب ہے۔ آج جواد پر سنجیدگی تاری تھی۔ شبلی نے جواب نہیں دیا، جیب سے سکہ نکال کر پٹری پر رکھنے لگا۔ جب ٹرین نے گزرنا تھا تو اس سکے نے پھیل کر خاصا بڑا ہو جانا تھا،
اور محلے کے بچے ایسے سکے لے کر کوئی بھی مشکل کام آسانی سے کرنے پر تیار ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے ابا جانوں کے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ ہم کوئی بزنس ہی سٹارٹ کر لیں۔ جواد نے پتھر کو ٹھوکر ماری۔ یار چل، آج اس ٹرین کے پیچھے لٹک کر دنیا کے آخری نکڑ تک چلتے ہیں۔ کیا فائدہ، نہ وہاں بندہ نہ بندے کی ذات۔ جوادی نے کندھے اچکا کر سر نفی میں ہلایا۔ پھر تیرا کیا پروگرام ہے؟ تو نے بندے اکٹھے کر کے کیا ولیمہ کھلانا ہے؟ آہو یار، بات تو تیری بھی ٹھیک ہے، ہم نے بندوں کا اچار ڈالنا ہے بلا۔ آج کا دن بڑا منحوس سا لگ رہا ہے۔ چل، ادھر لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، چل کر ان میں پھوٹ ڈلواتے ہیں۔ شبلی نے اتفاق کیا، دونوں ادھر چل پڑے۔ کہاں غائب رہے؟ صبح سے تم لوگوں کے گھڑوں کے پھیرے مارتے، اب تو تمہیں مارنے کو دل کرنے لگا تھا۔ محلے میں داخل ہوتے ہی پرانے محلے دار صغیر مل گیا۔ تمہیں تو پتہ ہے مصروف بندے ہیں، آج یہاں کل وہاں، کوئی ایک ٹھکانہ تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ بے نیازی سے جواب دیا گیا۔ یار میرے لیے بھی کچھ کرو، ابا کہتے ہیں کچھ دن اور بے روزگار رہے تو گھر سے نکال دوں گا۔ یار کیس تو ہمارے والا ہی ہو چلا ہے، جوادی نے سرگوشی کی۔ گھبراؤ مت صغیر بھائی، ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح ہوا کرتی ہے۔ ایسی باتوں سے مجھے سخت نفرت ہے، فضول کے فلسفے، اندھیری رات ہو یا روشن صبح، مجھے اس سے کیا مطلب، میں تو اپنی نوکری کی بات کر رہا ہوں۔ مل جائے گی، کب؟ بےتاب ہو کر پوچھا۔ جب ہم اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے، جی ایم تمہیں ہی بنائیں گے۔ کیا کوئی بزنس کرنے کا ارادہ ہے؟ خوش ہو کر بڑے جوش سے سوال کیا گیا۔ جواب اسبات میں ملا۔ کیسا بزنس؟ اگلا سوال آیا۔ یہ تو سرمایہ کی نوعیت پر ہے، کتنا سرمایہ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جوادی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 200 برآمد ہوئے۔ اتنی ہی رقم شبلی کے پاس تھی۔ صغیر کی آنکھیں بھیگ گئی۔ بھلا یہ مذاق کا کون سا وقت ہے، میں تو سنجیدگی سے مدد مانگنے آیا تھا۔ تم قلیل سرمایہ کو دیکھ کر ملول مت ہو چندہ، ارے ہم تو وہ ہیں کہ ہاتھ مٹی میں ڈالے اور مٹی سونا بن جائے۔ آپ دونوں کی صلاحیتوں پر کسی حد تک تو مجھے بھروسہ ہے، صغیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ بس پھر بے فکر، جلد ہی تم اس محلے میں جوتوں پر نہیں بلکہ گاڑی پر سوار ہو کر گھوما کرو گے۔ یہ مکار نوجوان حسین محلے کی لڑکیاں جو آج تمہیں دیکھ کر منہ پھیر لیتی ہیں، پھر راہ میں پلکیں بچھایا کریں گی۔ مجھے باقی لڑکیوں سے غرض نہیں، بس جب شگفتہ منہ پھیرتی ہے تب دل پر چھڑیاں سی چل جاتی ہیں۔ خوش ہو جاؤ، اس شگفتہ کی اماں آنے بہانے بیٹی کو تمہارے گھر بھیجا کریں گی، کبھی گاجر کا حلوہ دینے تو کبھی گرما گرم بریانی کی پلیٹ کے ساتھ۔ اس کی آمد بڑی ڈرامائی انداز میں ہوا کرے گی۔ صغیر یہ منظر ساتھ ساتھ ذہن کی اسکرین پر دیکھے جا رہا تھا، اس لیے لب مسکرا رہے تھے۔ جاؤ اب گھر جا کر سو جاؤ، شبلی نے شانہ تھپک کر دھکا سا دیا۔ دونوں جب جوادی کے گھر میں داخل ہوئے، سرما کی سرد شام کے 6 بج رہے تھے۔ آگے ویلے نکمے، اچھا ہے جو باپ ہر ہفتے 10 دن کے بعد چھترول کرتا ہے۔ کیوں، اس میں اچھا کیا ہے تائی جان؟ افاقہ تو ہمیں پھر بھی نہیں ہوتا۔ اشبیل نے ان کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نقطہ اعتراض اٹھایا، جبکہ جوادی چہرہ اونچا کیے کوئی منظر دیکھنے میں مبہوت ہو چکا تھا۔ ہے تم ویلے نکموں پر باتیں کر کر کے نہیں تھکتے، جی تو چاہتا ہے جھاڑو پکڑوں اور تم دونوں کی ساری چلاکی ہوشیاری جھاڑ کر ہاتھ میں پکڑا دوں۔ جھاڑو کا یہ مفید استعمال تو آج تک پبلک کی کمزور نگاہوں سے اوجھل ہی رہا ہے۔ کیوں جوادی، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اشبیل نے پیچھے مڑ کر کمک چاہی، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں نظر دہرائی۔ پڑوسیوں کی چھت، ایک نارمل قد کاٹ کے بندے کے قد سے کم اونچی دیوار اور اس دیوار کے پار سے جھانکتا شہر بانوں کا چہرہ۔ وہ دیوار پر دھلے ہوئے کپڑے پھیلا رہی تھی اور اسی وقت جواد کی نگاہوں کی گرمی بھی متوجہ کرنے میں ناکام تھی۔ کیا ہے ادھر، کیا دیکھ رہے ہو تم دونوں؟ تائی جی کی جاسوسانہ رگ پھڑکی تھی۔ وہ امی جی، میں دیکھ رہا تھا یہ لڑکی جو ہمارے پڑوس میں رہتی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اس وقت تو میں بالکل بھی ذہن میں نہیں آ رہا۔ بہرحال میں دیکھ رہا تھا یہ کپڑے اچھی طرح نہیں دھوتی، پیلے پیلے سے لگ رہے ہیں۔ پتہ نہیں واشنگ پاؤڈر کم ڈالتی ہے یا بعد میں اچھی طرح پانی سے نتھارتی نہیں۔ والدہ محترمہ نے ایک نظر دھلے کپڑے پھیلاتی لڑکی پر ڈالی، دوسرے اپنے لال پر، اور افسوس سے سر ہلا کر بولی، اعتراض، بس اعتراض، تم لوگ کو اس کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ اتنی دور سے بھی خامی ڈھونڈ نکالی، کبھی اپنی حالتوں پر بھی غور کر لیا کرو، شاید کچھ عقل آ جائے۔ تائی جی، کیا آج آپ پالک گوشت پکا رہی ہیں یا یہ خوشبو ہوا ہمسایوں کے گھر سے اڑا لائی ہے؟ اشبیل نے سنی انسنی کرتے ہوئے زوردار سانس کے ساتھ خوشبو اندر اتارتے ہوئے بے صبری کے ساتھ سوال کیا۔ جواب میں انہوں نے گھور کر دیکھا اور بولی، تیرے تایا کا پیٹ خراب ہے، صبح سے مروڑ اٹھ رہی، دال چڑھائی ہے میں نے، پتہ نہیں تمہیں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ مونگ کی دال؟ تو میں خواہ مخواہ اتنی دیر سے کھڑا عزت افزائی کروا رہا ہوں۔ اچھا جی، السلام علیکم، رب رکھا، میرے گھر والے بھی منتظر ہوں گے، اب چلتا ہوں۔ ٹھہر بلی، میں بھی دادی کو سلام کراؤں۔ جوادی بھی مونگ کی دال کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہاں ہاں جاؤ، نماز قضا پر قضا ہوتی چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں میرے لال کو، پر دادی کے سامنے حاضری سے ناگا نہیں ہونا چاہیے۔
ताई और दादी की कभी नहीं बनी थी। ताई दादा मरहूम की लाडली भांजी, जिन्हें दादा ने दादी की मुखालफत के बावजूद घर की बड़ी बहू बनाया था और जब तक जिंदा रहे भांजी की हमायत करते रहे। दादी भी जीदार खतून थी, हार थोड़ा ही मानी। दूसरे बेटे के लिए अपनी भतीजी यानी अशबील की वालदा ब्याह लाई और जब तक दादा जिंदा रहे दोनों अपनी अपनी पसंदीदा बहुओं के गुण बढ़ चढ़ कर गाते रहे और दूसरी को नीचा दिखाने की कोशिशों में लगे रहे, जबकि बहुएं इस सारे हंगामे से बेनियाज आपस में बेहनापा जोड़े हुए। अशबील और जवादी की माओं की दोस्ती और मोहब्बत की वजह से एक दूसरे के घर जाकर कभी अजनबियत का एहसास नहीं हुआ था। जब दोनों घर में दाखिल हुए, दादी और नाना मामू को बड़े कमरे में हीटर के करीब बैठकर मूंगफलियों से लुत्फ अंदोज होते पाया। शहरबानो किस कदर मेहनती लड़की है। जब लोग हीटर के करीब बैठकर मूंगफलियां खाते और मौसम का लुत्फ उठाते हैं, वो कपड़े धो धोकर दीवारों पर फैलाती है और कपड़े भी ढेरों ढेर। इसकी जलील छोटे 7 बहन भाई, इतना कहकर दांत पीसकर जैसे इन बहन भाइयों की तिक्का बोटी कर डाली। फिर जुमला आगे बढ़ाया, सारा दिन गधों की तरह गली में लूटते हैं, वो बेचारी कपड़े धो धोकर मर जाती है। तुम अहद करो, शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ मटियाले रंग के कपड़े पहनोगे ताकि जल्द मैले ना हो पाए। ये कौन सा रंग होता है? जवादी ने जोर डालते हुए कहा। आम अल्फाज में इसे खोता कलर भी कहा जा सकता है। हाँ, खोता कलर के बारे में तुम्हें इतनी मालूमात कैसे होगी? सारा दिन आवारागर्दी के बाद अगर घर में घुस गए हो तो सलाम करने की भी जहमत कर लो, नाना मामू ने टोका। वो जी, हमने सोचा आप दोनों जिस रफ्तार से मूंगफलियां खा रहे हैं, जवाब देने की फुर्सत कहाँ होगी। मुसलमान हैं हम, और रफ्तार की क्या कहते हो? अब तो दांत ही ना रहे, एक एक दाना 5-5 मिनट लेकर खाते हैं। सदके जावा, क्यों ये वक़्त तलब काम कर रहे हैं? हमें हुक्म कीजिए, हम आखिर किस मर्ज की दुआ हैं? अशबील ने हाथ लफाफे की जानिब बढ़ाया। नाना मामू ने कमाल फिरती से पीछे कर लिया और बोले, आपा मूंगफली है बहुत मीठी मगर थोड़ी है, कल ज्यादा मंगवाइएगा। ये थोड़ी है? जवादी मारे हैरत के पटक से कारपेट पे गिरा। एक तो इस लड़की की अदाकारियां खत्म नहीं होती। अशबील, उठा इसे। दादी ने नागवारी से जवाद को देखा। जवादी, खुद ही मुझ में बोझ ढोने की हिम्मत नहीं है। तुम दोनों आखिर सारा दिन रहे कहाँ? मूंगफलियों से शायद जी भर गया था जो अब नाना मामू पूरी तरह इधर मतवज्जह थे। इससे पहले कि कोई मुतासिर कुन जवाब आता, दादू ने किसी फर्द का नाम लेकर नाना मामू की तवज्जो अपनी जानिब मुबज्जल करवाई। फर्द? कौन फर्द? नाना मामू बुरी तरह भड़के थे मगर अब अनजान बनने की अदाकारी फरमा रहे थे। अरे वही फरहद जिसकी अम्मा कहती थी, बहन मेरी बेटी लाखों में एक है, जिस घर जाएगी किस्मत जाग जाएगी, और तुम्हारे पीछे तो हाथ धो कर पड़ी थी। नाना मामू ने फखर के बेपनाह एहसास पे घर कर लड़कों की जानिब देखा और बेनियाजना सी मुस्कुराहट से बोले, क्या कह रही थी फरहद? कहना क्या नन्हे, ये नाना मामू का निक नेम था, दादी अक्सर इस्तेमाल करती थी। जमाना बड़ा बेवफा है, पहचाना तक नहीं इसने मुझे। मैंने जाकर बथेरा याद दिलाया, आखिर तुम्हारा हवाला दिया, सुनकर आग बगोला हो गई। बोली लगता है सठिया गई हो, इस उम्र में ऐसी बातें कोई जी होश नहीं कर सकता। मुझे भी गुस्सा आ गया। वो सुनाई कि तकरीब छोड़कर भाग गई। कैसी तकरीब? दोनों लड़कों ने चूम कर पूछा। अकीका था मेरी एक जानने वाली के पोते का। हमें ले जाती तो क्या खाना कम पड़ जाता? दोनों का अंदाज सख्त गिला अमेज था मगर दादी इधर मतवज्जा नहीं थी। नाना मामू को लड़कों के सामने सख्त सबकी का एहसास हुआ। वो कह रहे थे, आपा आपने ख्वाह मखा इससे बात की, याद नहीं किस कदर बदतमीज हुआ करती थी। मुझे यकीन है याद इसे सब कुछ होगा मगर लड़कियों को बनने की आदत होती है। लड़की? दोनों चिल्लाए। फिर शिबली बोला, अगर ये किताब मैडम फरहद साहिबा सुन ले तो अब भी 100 जान से फिदा हो जाए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ भागो यहाँ से। अच्छा जी चले जाते हैं, पहले ये बताएं दादी मजीद कोई रंगीन या दोहराने का इरादा तो नहीं है? चलो भागो यहाँ से, हर बात में मजाक ढूंढ लेते हो। जाकर देखो माँ ने हांडी चढ़ाई है या नहीं। अकीके का खाना खाकर भी भूख लग रही है। मैं एक ही वक्त खाना खाने की आदी हूँ। अच्छा देखकर स्टॉक नहीं कर लेती। वाह वाह हमारी वाली आदत, अशबीर ने अपने अंदाज में दाद दी। जवाद ने मुस्कुराकर हाँ में हाँ मिलाई। फिर दोनों ने किचन की राह ली। अशबील की अम्मी तो वहाँ मौजूद नहीं थी, अलबत्ता दोनों चूल्हों में आग जल रही थी। एक पर कुछ दम पर लगा रखा था, दूसरे पर कुकर था। यकीनन चावल दम पर रखे गए। अब तो भूख और भी चमकने लगी। आगे तुम दोनों क्या पका रही हैं वालदा? जब मिलेगा तब देख लेना, कभी घर में भी टिक जाया करो। अकेले ही मटन निकाले, इतनी पालक काटी। आए तुम्हारी दादी और मामू जी भी घर पर नहीं थे, अगर होते तो कौन सा तीर मार लेते। आप चेक तो करवाएं चावल ठीक बने भी हैं या नहीं। सुबह नाश्ते में अम्मी से बड़े लाड के साथ पराठा और साथ में 3 अंडे बनवाए थे। एक ऑमलेट, दूसरा हाफ फ्राई, तीसरा बलाई और मीठा डालकर बनवाया था।
इस वक्त सुबह के 10:30 हो चुके थे। घर के बाकी अफराद कभी का नाश्ता कर चुके थे। वो अकेला ही किचन में रखी मेज की कुर्सी पर नाश्ता सजाए जी जान से करने का इरादा रखता था कि मैं हल्ले का बच्चा किचन में दाखिल हुआ। सलाम अशबील भाऊ, इतना मजेदार नाश्ता। सलाम अधूरा रह गया। आंखों में हरी सियाना चमक लहराई। चलो जी, हो गया मेरा नाश्ता, बन गई मेरी सेहत। फरमाओ क्यों तशरीफ लाए हो? बदमजा होकर दरियाफ्त किया। आपको जवाद भाई बुला रहे हैं, अपनी बैठक में बैठे हैं। आहो, खबर हो गई होगी, मैं नाश्ता करने लगा हूँ। वो भी बड़ा ही नदीदा है, जाकर कह दो आ जाता हूँ, और तुम दोबारा कोई पैगाम लेकर ना आना, कबूतर कहीं का। चलो अब उठ जाओ, एक नवाला तो दे दे। लड़का डटा खड़ा था। अपनी अम्मा से फरमाइश करो जाकर, इसने डांटा। मगर पुराने मोहल्लेदारी थी, लड़का कहाँ रहने वाला था। भरकर खुद ही बड़ा सा नवाला लिया, पहले ऑमलेट से लगाया, फिर साथ ही मीठा भी लपेट लिया। सुभान अल्लाह, ये तुमने मुझे एक नई तरीका कार से मैं कतई नाबलेद था। एक और दो ना, फिर नया तरीका सिखाऊंगा। भागो यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा ऑमलेट बना दूंगा। जरा लिफ्ट ना भी कराओ तब भी सर पर चढ़ जाते हैं। नाश्ते के बाद जब वो जवाद की बैठक में पहुंचा तो इसे मोहल्ले के नौजवान जनाब शकील के साथ महज गुफ्तगू पाया। क्या मुसीबत नाजिल हुई है यार, इतने सवेरे बुला लिया। देखा नहीं आज कितनी सर्दी है। सर्दी देखी नहीं, महसूस की जाती है। जवाद ने तस्दीक की। तो फिर महसूस ही कर लेनी थी। खुद तो हीटर लगाकर सर्दी में गर्मी के मजे लूट रहे हो। मेरा नाश्ता तक बर्दाश्त नहीं हो सका। नाश्ता इधर कर लेना जिंदजान, अम्मी कीमे वाले पराठे बना रही हैं, और मैंने साथ दूध पत्ती की फरमाइश भी कर डाली है, सब्ज इलायची समेत। लानत, तो दोस्त नहीं दुश्मन है। मुझे सवेरे ही इस प्रोग्राम से बजरिए सील आगाह करते क्या मौत पड़ती थी। तो अब क्या हुआ है? जवाद हैरान हुआ। अब लहजे रकत अमेज हुआ तो फिर फरमाया, अब तो मैं एक हैवी पराठा और 3 अंडे ठूंस चुका हूँ। ये सुनकर जवादी खूब हंसा और अशबील इतनी ही संजीदगी से बैठा इस हंसी के थमने का इंतजार करता रहा। कुछ मेरे मसले का हल भी है या मैं जाऊं? शकील को इन्हें अपने वजूद की मौजूदगी का एहसास दिलाना पड़ा। जाना है तो जाओ, खुद को महबूबा तस्वुर मत करो कि मैं लजाजत से भरपूर अंदाज में कोई गीत तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगा। जवादी ने बिगड़ कर कहा, ओहो नाराज क्यों होते हो? तुम्हें अक्लमंद समझता हूँ, जब ही तो अपना मसला लेकर तुम लोग के पास आता हूँ। खाली खोल मसले मसाइल, कभी इनका मुआवजा देने का ख्याल तुम्हें ना आया? तुम वाकई अपने दादा सेठ नजीर अली के असली पोते हो। अशबील ने जताया। दोस्तों में रुपए पैसा कहाँ से आ गया? शकील मुस्कुराया। मकार लूमड़ी, हमसे मत्था मत लो, वरना मुंह रहेगा ना मत्था। ओहो, कीमे वाला पराठा ना खा सकने का गुस्सा मुझ पर मत निकालो। मेरा मसला सुन लो, और इसमें कमाई के चांसेस भी मौजूद हैं। अच्छा फिर फरमाओ। अशबील संभल कर बैठ गया। तुम चुप करो, मैं फरमाता हूँ। जवादी ने शकील को खामोश करवा दिया और खुद आगाज किया। लुबे लुबाब ये था कि शकील के दादा, जो कभी सुनार हुआ करते थे, आजकल वहम की बीमारी में मुब्तला बिस्तर पर रौनक अफजा थे। इन्हें ये वहम था कि वो बहुत सी खतरनाक बीमारियों में मजमूई तौर पर गिर चुके हैं। इन बीमारियों का इलाज वो हकीमों और पीरों फकीरों से करवाने के कायल थे। अब शकील को हुक्म हुआ था। हज़ारा डिवीजन में एक नहायत पाए के हकीम साहब पाए जाते हैं। कहा जाता है इनके पास दुनिया की हर बीमारी का इलाज मौजूद है। वहाँ जाओ और मेरे लिए भी एक पुड़िया लेकर आओ। अब इतनी सर्दी में हज़ारा जाऊँ, वो भी इस सूरत में कि मुझे अक्सर जुकाम लगा रहता है। फिर क्या हम हज़ारा को तुम्हारे पास ले आए? अशबील भाई मजाक नहीं, कुछ हल निकालो, दादा का वहम दूर हो जाए। दोनों ने सर झुकाकर कुछ देर सोचा। फिर हल ये पेश हुआ कि हम हज़ारा होके तुम्हारे दादा की खिदमत में और इन्हें अपने हज़ारा जाने वहाँ से अपनी बीमार दादी के लिए पुड़िया लाने की खबर सुनाएंगे। आखिर में बताएंगे कि तुमने हमसे इस पुड़िया की फरमाइश की है, जिसे हमने कमाल मेहरबानी से कबूल करते हुए ये पुड़िया आपकी खिदमत में पेश करने का नेक इरादा बांधा है, और साथ ही ड्रामाई अंदाज में पुड़िया पेश की जाएगी। और मेरा ख्याल है एंड पर आकर इन जीत हकीम साहब के इंतकाल पर पुरमुलाल का इजाफा कर लिया जाए तो शकील के लिए हज़ारा जाना एक ख्वाब साबित हो सकता है। जियो अशबील भाई, ये तो बेहतरीन रहेगा, और हम ये पुड़िया दादा सेठ को मुफ्त में नहीं देंगे, जवादी ने पहले ही बता दिया, और शकील ने इस पर ज़रा भी एतराज़ नहीं किया। अब तुम जाओ, हम शाम को तुम्हारे 2 मंजिला गरीब खाने पर रौनक अफरोज़ होंगे। फिर कारमीना की गोलियां दादी की साइड टेबल के दराज से निकालकर बारीक पीसी गईं। एहतियात से एक खूबसूरत डिबिया में इसकी 3 अदद पुड़िया रखी गई। तब जवादी ने कहा, क्या ख्याल है, इन 3 पुड़ियों के 3000 ना मांग ले? 3000? भूल कर भी ऐसे न करना। दादा से 3000 कभी नहीं निकालेंगे, बल्कि इसके बदले वफात पाना कबूल कर लेंगे। देखो ना, हज़ारा आमदो रफत में किराया भी तो लगा है। ये मत भूलो सोहनियो कि हम वहाँ अपनी दादी मोहतरमा के लिए दुआ लेने गए थे। ये सफ़र हमने दादा सेठ की मोहब्बत में हरगिज़ तय नहीं किया।
मेरे ख्याल में 1000 मुनासिब रहेगा। चलो ठीक है। जवादी ने कार मीना के बनाए इस सफूफ की एक चुटकी अपने मुंह में रखते हुए सर हिलाया। शाम को दोनों शकील के यहाँ पहुंचे। इसे अपना मुंतजिर पाया, मुस्कुरा कर इस्तकबाल किया, जिस पर एतराज करते हुए कहा गया, ज्यादा दांत निकालने की जरूरत नहीं, लोग शक में मुब्तला हो सकते हैं। जाओ और घर आए मेहमानों के लिए चाय का इंतजाम करो। चाय तो आज बहुत बेहतरीन तैयार हो रही है। क्या इसमें चाय की पत्तियों की बजाय सोने के ज़रात डाले हैं सुनार की औलाद? नहीं नहीं, वो आज दादा जान के एक दरीना दोस्त भी आए हुए हैं ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है। तुम यूँ बता रहे हो जैसे हम भूखे नदीदे चाय पीने ही इधर आए हैं। नहीं, आप नाराज ना हो, दादा का कमरा वो सामने वाला है, चले मैं आपके साथ चलता हूँ। जब वो तीनों दादा के कमरे में दाखिल, एक तोते जैसी नाक और उल्लू जैसी आंखों वाले बुजुर्ग को कुर्सी पर बरजमान पाया, जबकि दादा सेठ अपने जहाजी साइज बेड पर दराज बीमार सूरत बनाए हुए थे। दोनों ने अदब से सलाम किया, जिसका जवाब सिर्फ इशारे से दिया गया। दादा जान, ये वही हैं जिनका मैंने जिक्र किया था। अच्छा। दादा की आंखों में चमक सी लहराई और वो दराज से नीम दराज हो गए। इन्हें भी बैठने का इशारा किया और बोले, बरखुरदार, क्या तुम दवाई लेकर आ रहे हो? सच तो ये है कि मैंने इस हकीम साहब की बहुत शोहरत सुनी है। मुझे पूरा यकीन है इनकी दुआ से मुझे ज़रूर आराम आ जाएगा। जी बेशक। दोनों ने इस बात में सर हिलाया। शकील बता रहा था हकीम साहब इंतकाल फरमा गए हैं। सुनकर बेहद रंज हुआ। जी, अब पछतावे क्या हूँ जब चिड़िया चुग गई खेत। जवाद को दादी के करीब बैठे इस शातिर आंखों वाले से उलझन हो रही थी, जिसकी नज़रें बराबर इन दोनों पर जमी थी। बस इसी उलझन में ये मुहावरा जुबान से फिसल गया और साहब के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो जी, हम दुआ लाए थे। असल में थी तो ये हमारी दादी की, मगर हसीन इत्तेफाक के इन्हें एक पुड़िया से ही अफाका हो गया। बाकी की 3 रखी हुई थी। जब शकील ने आपकी बीमारी का परेशानी का इजहार किया तो रहा नहीं गया। यही बीमारी तो हमारी दादी साहबा की जान से कई साल से चिमटी हुई थी। सोचा जब इन्हें अफाका हो सकता है तो आपको क्यों नहीं। अशबील ने जेब से खूबसूरत डिबिया निकालकर इनकी खिदमत में पेश करते हुए कहा, जीते रहो, अल्लाह जज़ा दे। तरकीब इस्तेमाल भी बता दो। हर हफ्ते एक पुड़िया लीजिए और कमाल देखें। दादी तो देने पर राजी नहीं थी, कह रही थी मेरा इतना पैसा लग गया। मैंने कहा शकील का किराना ऐसा वैसा नहीं है, वो कीमत चुकाए बगैर तो हरगिज ना लेंगे। आहा, क्या कीमत है? दादा ने अशबील की बात सुनकर कुछ चौंकते हुए पूछा। एक पुड़िया 500 रुपए की, ये 3 है, आप हिसाब लगा ले, 1500। कुर्सी पर बैठे हजरात ने फरमाया। सोचकर दादा से गोया हुए। बकौल इनकी मोहतरमा को एक पुड़िया खाते ही अफाका हो गया, तो आपको 3 खरीदने की जरूरत क्या? एक ही खाकर देख ले। वाकई मोहसिन मिर्जा, आपकी बात लाजवाब है। दादा ने झट इत्तेफाक कर लिया। सोच लीजिए, फिर दोबारा ये पुड़िया हासिल करने के लिए आलम बला ही जाना पड़ेगा। और कौन जाने, हकीम मरहूम वहाँ भी ये पेशा अपनाए हुए हैं या सब भूल भुला गए हैं। जी हाँ, जवादी ठीक कह रहा है। अब हम ये पुड़िया अपने पास रखेंगे थोड़ी ही। हमारा तो जिंदगी का मकसद ही औरों के काम आना है। कोई ज़रूरतमंद ढूंढेंगे और इसे दे देंगे। नहीं, ये तो मुझे ही दे दो, मैं अभी 1500 देता हूँ। दादा को ये सूरत गुवारा ना थी, झट रकम थमा दी और इन्होंने रकम मिलते ही इजाज़त चाही। ज़रा दिखाना तो। हकीम मोहसिन मिर्जा ने डिबिया की जानिब इशारा करते हुए कहा और दादा ने डिबिया इनके हाथ रख दी। खोलकर एक पुड़िया निकाली, फिर इसे खोला, जायजा लिया, फिर नाक के करीब ले जाकर सूंघा। अब आंखें बंद कर ली और दोबारा सूंघा, फिर आंखें खोली और बोले, इस पुड़िया में क्या है? मैं सिर्फ सूंघकर ही बता सकता हूँ। क्या है? दादा ने इश्तियाक से पूछा। दुआओं के नाम जानकर क्या करोगे? बस ये सुन लो, हमदर्द दवाखाना की मशहूर दुआकार मीना है, जिसकी 3 टिकिया वो लड़के तुम्हें 1500 में दे गए हैं। वे अशबील, मुझे मोटी दरवाज़ा तो ले जाते। क्यों दादी? मोटी दरवाजे में अब क्या रखा है? वहाँ जूता मुरम्मत करवाने को देना चाहती हैं तो ये गलत फहमी भी दूर कर लीजिए। क्या हो रहा है अम्मा? ये पोते से क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं? अशबील के वालिद मोहतरम की छुट्टियाँ बकौल अशबील शैतान की आंत की तरह लंबी होती जा रही थी। घर में और किसी का हो न हो, अशबील को इनकी वापसी का शिद्दत से इंतजार था। इसे कह रही हूँ मोटी दरवाज़ा छोड़ा है, मगर वही हडहरामी बहस की आदत आराम से थोड़ा ही मानेगा। मोटी दरवाजे जाकर क्या खुरदार वाला सवाल मोहतरम ने भी दोहराया। एहे, एक तो तुम लोग पीछे ही पड़ जाते हो, जैसे मैं मोची दरवाजे नहीं जापान जा रही हूँ। खैर, पूछ रहे हो तो बता देती हूँ। सुना है वहाँ पर इल्म नजूम की एक माहिर आकर ठहरे हुए हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, टीवी पर भी इनका प्रोग्राम चलता है। तो क्या आप अब ये इल्म सीखेंगी? वैसे सीख लें, बड़ा पैसा है इसमें। मुझे अपना असिस्टेंट बना लीजिएगा और जवादी को प्रोपोगंडा मुहिम के लिए। आपका काम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। ओहो, मेरी भी तो सुन लो, इन दोनों लायकों के जायचे निकलवाने चाह रही हूँ। पता तो चले ये काम करेंगे या यूं ही हमारे सीनों पर मूंग धलेंगे।
कॉल बेल की आवाज पर सबसे पहले वालिद साहब मुतवज्जो हुए। अशबील सुनी अनसुनी करके दादी के पास बैठा रहा। अगर पता होता आने वाले शकील मियाँ और इनके दादा सेठ हैं तो कभी वालिद साहब को गेट की तरफ न जाने देता। बहरहाल जब वालिद मोहतरम 20-25 मिनट गुफ्तो शनीद के बाद लौटे तो चेहरे का रंग खतरनाक हद तक सुर्ख हो रहा था। ये अशबील के लिए कोई अच्छी अलामत नहीं हुआ करती थी, मगर वो ये रंग देखता तब ना, वो तो दादी से बहस में मसरूफ था। ये कार मीना की 3 गोलियों की कीमत 1500 रुपये, इतनी महंगाई कब से हो गई? इनका ये कहना गजब ढा गया। उछल कर अपनी जगह से खड़ा हुआ, मगर देर हो चुकी थी। वालिद मोहतरम जूता हाथ में ले चुके थे। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी। किस्मत की खराबी, खाला जान और इनकी दुख्तर नेक अख्तर मिस ज़ेबा को आज ही एंट्री देकर इस सानहे को सानहे अजीम तर बनाना था। यार क्या ख्याल है, मछली का शिकार न खेला जाए? ये ख्याल जवादी ने इस वक्त जाहिर किया जब दोनों रेलवे लाइन के साथ साथ चल रहे थे। यहाँ लाइन के आसपास आबादी नहीं थी, बस बच्चों ने खेलने के ग्राउंड बना रखे थे और शाम को यहाँ खासी रौनक होती थी। ये दोपहर का वक्त था, इसलिए हर सो खामोशी का राज था। जवाब नहीं दिया मेरी बात का। यार एक तो ये बड़ी खराबी है वालिद साहब के हाथ से, तबरुक लेने के बाद तो गुमसुम होकर रह जाता है। हालांकि जितनी तुझे पड़ी है इससे तकरीबन की ही ज्यादा मुझे वसूल करनी पड़ी है कि आखिर मेरे अब्बा एक हेड मास्टर तो इसी बात का है। ज़ेबा ने भी इसी वक्त हाजिरी दी और ये मंजर अपनी आंख से देखा। ज़ेबा ने तो आज एंट्री दी है। वो शहरबानो तो रहती ही मेरे पड़ोस में है, हर बार ये नज़ारा बिला टिकट देखती है। तुझे फिर भी कुछ नहीं होता? अशबील को हैरत हुई। ठीक है, मुकामे अजहद शर्मिंदगी का है, लेकिन अब मैं मरने से तो रहा। अच्छा बता ना, मछली के शिकार के बारे में क्या इरादा है? दफा कर, अब तो संजीदगी से पैसा कमाने का सोच रहा हूँ। ये बात तो हम गुज़श्ता कई सालों से बड़ी संजीदगी से सोच रहे हैं, मगर लगता है पैसा कमाना हमारी तकदीर में है नहीं। हम शायद मुशक्क़त के लिए नहीं बल्कि राज करने के लिए पैदा हुए हैं। ओह यार, याद आया, कल दादी कह रही थी मोची दरवाजे के करीब कोई नजूमी है, इसके पास जाकर हमारे मुस्तकबिल का हाल मालूम करना है। यार क्या ख्याल है? पेशा तो ये भी कमाई वाला है। यार कितने ही नजूमी फुटपाथ पर बैठे बैठे फना के मुकाम पर पहुंच जाते हैं। अपनी पीरी फकीरी के बारे में क्या राय है? यार बिल्ली, चचा की कोई जूती सर पर तो नहीं पड़ गई? मैं संजीदा हूँ यार, आ इधर चलकर बैठते हैं। फिर दोनों लाइन से कुछ फासले पर जाकर बैठ गए और वो तकरीबन 2 घंटे तक किसी बहस में उलझे रहे। वहाँ से उठे तो कच्ची आबादी की तरफ चल पड़े। रंग धरंग बच्चे, उलझे बालों, मैले चेहरों वाली औरतें, कमज़ोर बदहीत मगर अकड़ कर चलते मर्द, कच्चे पक्के मकान जिनमें अक्सरियत को किसी राज मजदूर ने नहीं मकीनों ने खुद तमीर किया था। इन मकानों को देखकर लगता था बस अभी अभी गिरने को है। यहाँ ना नकासी आप का मुनासिब इंतजाम था, न गंदगी का। हर तरफ कूड़ा क्रिकेट फैला हुआ था। इन घरों और गलियों में अजीब सा बसांत थी और इन लोगों के अंदर भी ताफून फैल रहा था। वो आपस में झगड़ते और अपने हालात से फरार चाहते थे। इसके लिए मुख्तलिफ नशों का सहारा लेते थे। एक तो आमदनी की सूरत कुछ खास नहीं, इस पर जो कमाई होती वो भी फूंक दी जाती। बच्चों का पेट पालने के लिए माएँ मेहनत मजदूरी को निकलती, दिन भर मुशक्कत के बाद भी इतना ही ला पाती कि बच्चों को रूखी सूखी खिला सके। जवान होती लड़कियां ख्वाब बुनती और जब ख्वाब टूट जाते आह भरकर किस्मत से समझौता कर लेती। फिर एक गोद में एक पेट में उठाए वो मजदूरी की तलाश में निकल खड़ी होती। यही रेलवे की ज़मीन पर बनी इन नाजायज़ आबादियों में वो दोनों आज बातें करते हुए निकल आए थे। इन ऊंची नीची गलियों में से गुजरते गिरते ढहते मकानों को देखते वो निस्बतन खुली जगह पर आ निकले। यहाँ एक 4 दीवारी थी, तकरीबन 4 फीट ऊंची। इस 4 दीवारी के अंदर एक चबूतरा था और कब्र थी, सब्ज़ गिलाफ से ढकी हुई थी और फूलों से सजी हुई थी। इसके सराहने बहुत से दिए यानी यकीनन रात के वक्त जला दिए गए होंगे, अब बुझ चुके थे। यहाँ सब्ज़ चोले पहने एक मलंग बैठा था और हलवा पूड़ी खा रहा था। देखा तूने, जिस आबादी में लोगों को खाने को सूखी रोटी नहीं मिलती, वहाँ ये हजरात हलवा पूड़ी का शुगर फरमा रहे हैं। तेरा क्या मतलब है? हम मलंग बन जाना चाहिए? तू कहेगा तो फोत हो जाता हूँ ताकि मैं कब्र तमीर करके इसके ग्रीन गिलाफ चढ़ा सकूँ। ना चंद जी, मुझे ज़रा गैर जज्बाती और दुनियादार होना चाहिए। बहरहाल मैं कब्र पर नहीं बैठ सकता, हम ज़रा ऊंची किस्म के फ़कीर बनेंगे। जवादी उछला, ओहो पीर फ़कीर। इसके बाद अशबील ने एक भरपूर नक्शा भी किया। जवाद के चेहरे के तासुरात बता रहे थे वो मुतफिक होने जा रहा है। जब वो ये आबादी पार करके दोबारा रेलवे लाइन के साथ बने खेल के मैदान में आए तो बहुत कुछ बदल चुका था। इस वक्त जाकर सगीर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा सगीर ने ही खोला, सर से पाँव तक पानी में भीगा हुआ। जवादी ने सर पर हाथ फेर कर कहा, सुभान अल्लाह, तुम्हारी इस रूप से तो हम अब तक ना वाकिफ ही थे, बल्कि मच्छे लग रहे हो। मच्छे? वो समझा नहीं। हाँ हाँ, मछली के शोहर, अशबील ने समझाया।
वो किसिया क्या बोला, वॉशिंग मशीन लगा रखी है, अम्मी के साथ कपड़े धुलवा रहा था। तुम बताओ कैसे आना हुआ? तुमने बाइज्जत किस्म की जॉब के लिए कहा था, इंतजाम हो गया। बैग में 2 जोड़े शलवार कमीज के रख लेना और हमारे साथ चलने को तैयार रहना। सिर्फ 2 जोड़े, वो भी शलवार कमीज? बहस मत करो, हमारे पास पहले ही टाइम कम है। कहाँ चले? चाय तो पीते जाओ। हाँ चाय, सो बिस्मिल्लाह। दोनों के बढ़ते कदम रुक गए। देख तो रहे हो कपड़े धो रहा हूँ, मैंने बस सुलह मारी थी। तुम सचमुच रुक गए? दोनों ने जवाब नहीं दिया। इसे धकेल कर पड़े किया और इसकी बैठक में दाखिल हो गए। हम तुम्हारी जॉब की खुशी में तुम्हारे साथ बराबर के शरीक हैं। गाजर का हलवा भी मंगा लो। अभी मोहल्ले में दाखिल होते देखा है, अजमल हलवाई ने गर्मा गर्म बना के रखा है। उफ, थक गए, सुबह से तुम्हारे लिए ही तो ख्वार हो रहे हैं। नौकरी की जरूरत तो तुम दोनों को भी है, खुद क्यों नहीं कर लेते? अरे अहमद, नौकरी नहीं, हम तो जाती बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सरमाया कहाँ से आया? वो मशकूक हुआ। वो नाना मामू ने हमारी खातिर अपने हिस्से की आबाई जायदाद सिर्फ 2 करोड़ में बेच दी। 2 करोड़? सगीर उछला। हाँ सिर्फ 2 करोड़, और तुम देखना हम इसे 1 महीने में दुगना कर देंगे। आपकी सलाहियतों पर भरोसा तो बहुत है, मगर वो कहकर बेबसी सा दिखाई देने लगा। तुम बताओ हमारी ऑफर कबूल है या नहीं? कबूल ही है तो फिर जाओ, चाय रखो चूल्हे पर और किसी बच्चे को भेजकर हलवा मंगवाओ, खुद ना जाना। एमी हवाशवा लगी तो नया पवाड़ा। तैयारियां जोरों शोर से मगर कुछ खुफिया तरीके से जारी थी। दोनों ने अपने अपने घरों में, और इनके कहने पर सगीर ने अपने घर कह दिया था, दोस्त का एक ज़रूरी फार्म है, वहाँ काम करेंगे। इसके लिए हमें इसके गाँव जाना होगा। तुम गाँव में रहोगे? दादी बेयकीनी से सर हिलाते हुए इस्तेहज़ाइया रंग में अशबील से सवाल किया। जाहिर है दादी, अब गाँव में वाक़या फार्म तो मेरी खातिर शहर आने से रहा। मेरा मतलब है सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम गाँव में रह सको। दादी ये तो वक्त बताएगा। ज़माने के हवादास्त ने मुझे और जवादी को सर से पाँव तक बदल दिया है। तुम बदलने वाली चीज़ नहीं हो। नाना मामू, क्या ये अखबार आपको मुझसे ज़्यादा प्यारा है? कब से आंखों से लगाए बैठे हैं, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। इस बेदहानी से कहा गया। ये बताएं गाँव से आपके लिए क्या लाऊं? गाँव से लो अल्लाह की शान, गाँव वाले ज़रूरत का हर सामान शहर से मंगवाते हैं, तुम गाँव से ला रहे हो। नाना मामू इतना गरूर भी अच्छा नहीं। तासुब की ऐनक उतार कर देखें, गाँव में सुगाते ही सुगाते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ नाम गिनवाओ, ऐसा क्या है वहाँ जो शहर में नहीं मिलता? दूध, अंडे, मक्खन, देसी घी, अब तो सब कुछ बिल्कुल खालिस डब्बा बंद पैकिंग में दस्तयाब है। वो नाना मामू, अभी मैं कौन सा वहाँ गया हूँ जो सौगातों के नाम गिनवाऊँ? बस अब जब चक्कर लगेगा लदा फंदा वापस आऊँगा। अब साग ना उठा लेना। दादी ने मुंह बनाया। अम्मी मैं सोच रहा हूँ छोटी खाला को भी सलाम करके आऊँ, फिर तो पता नहीं कब शहर का चक्कर लगेगा। हाँ हाँ बेटा, हो आओ। और जेबा से कहना कभी इधर का चक्कर लगाए, मैं तो इसके लिए बहुत अदास हो रही हूँ। जी अम्मी, मैं ज़रूर आपका पैगाम दे दूँगा। वो इसी वक्त जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इधर जवाद शहरबानों से कह रहा था, अपनी अम्मा से कह दो, वो जो सालों से जहेज के नाम पर अलम गलम जमा कर रही हैं, अब इसे धूप लगवा लें, रुखसती का वक्त आ गया है। क्या मतलब? अहमक लड़की, इसे इतनी साफ और वाज़ह बात में भी मतलब पूछना बाकी है। कह दो अम्मा हजूर से हम जॉब करने लगे हैं, काम तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाने का करेंगे। सुनकर शहरबानों बुरी तरह शर्मा गई और जल्दी जल्दी छत पर डाले कपड़े इकट्ठे करने लगी। हो ख्वामा खा की अदाकारियाँ, दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। आप भी ना बस जाए, मैं नहीं बोलती। वो कपड़े यूं ही छोड़कर नीचे उतरने लगी। ओहो बात तो सुनो, देखो सबसे नजर बचाकर तुमसे मिलने। मगर वो रुकी नहीं। इधर अम्मी भी आवाजें दे रही थी। ठंडी सांस भरकर वापस आना पड़ा। जेबा के साथ अशबील की मुलाकात भी कुछ खास अच्छी नहीं रही। असल में जेबा बेगम ने जॉब की नौयत पर सवाल करना शुरू कर दिए थे। एक तो तुम ना हर किसी को अपना शागिर्द तस्वुर करके शुरू हो जाती हो। ये नहीं कि इतने दिनों के लिए जा रहा हूँ, कोई अच्छी बात ही कर लो। मैंने भला ऐसा क्या कह दिया? वो हैरान थी। लो अभी और कसर बाकी है, मैं तो ख्वामा खा ही आ गया। सियानों ने सच ही कहा है, बीवी को ज़्यादा पढ़ा लिखा और अक्लमंद नहीं होना चाहिए। इधर जवादी शहरबानों के साथ कितनी पुरलुत्फ गुफ्तगू कर रहा होगा, इधर पीरियड ख़त्म होने में नहीं आ रहा। ये कौन से सियाने हैं जो इस किस्म के सच बोल गए हैं? जेबा ने खुफगी का नोटिस ही नहीं लिया। इसी वक्त खाला चाय और समोसे लेकर आ गई। वो ठंडी आह भरकर समोसों पर चटनी डालने लगा। जेबा सर नीचे किए मुस्कुराती रही और खाला इधर उधर के किस्से सुनाती रही। पीर साहब का रोल कौन अदा करेगा और कौन मसाहिब खास बनेगा? तीनों शबील के घर की छत पर बने स्टोर रूम नुमा कमरे में बैठे थे और गौर इसी पर हो रहा था। मैं पीर साहब नहीं बनूंगा। एमी कुछ गलत सलत कर गया तो गाँव वाले जिंदा थोड़ी आने देंगे, सगीर ने कह दिया था। दोनों सुनकर खूब हंसे थे। इसमें इतना बेहाल होने वाली कौन सी बात है? इसने हंसी पर खफा होकर कहा था, तुमसे किसने कहा है हम तुम्हें इस बाइज्जत करदार की ऑफर करने वाले हैं? पीर असली हो या नकली, इनके चेहरे बाड़ोब होते हैं।
तुम्हें तो मोहल्ले के बच्चे तक पूरी बेतकल्लुफी से छुछुंदर के नाम में ग्रामी से पुकारते हैं। सगीर ने बुरा सा मुंह बनाया, मगर मुनासिब जवाब ना सूझने की वजह से खामोश रहा। मेरा ख्याल है जवादी, पीर साहब का रोल तुम निभाओ, मैं मुसाहिब खास बन जाता हूँ। यकीनन इसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा होगा। जवादी ने भुएं अचकाकर मशकूक अंदाज में अशबील को देखा। आहो, फ़ायदा ही फ़ायदा है, तुम कभी ना कभी मेरी मोहब्बत पर यकीन करना। फिटे मुँह, अब मैं पीर साहब बनूंगा, तुम चेले बन जाना। चल पड़ा ये बिजनेस, पहले ही झगड़े शुरू हो गए हैं। सगीर ने शर्म दिलाना चाहिए। ये कारोबार इतना भी आसान नहीं था, अच्छी खासी प्लानिंग की ज़रूरत थी। डेरे किस गांव में डाला जाए, इसमें मुश्किल नहीं पड़ी। जवादी ने पीर साहब का रोल निभाना था, इसलिए वो अभी घर पर ही था। राह हमवार करने अशबील और सगीर गए थे। जाकर मस्जिद में डेरे डाल ले। रात यहाँ बसीर होती, दिन में आबादी में निकल जाते। गांव जाकर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब तक फेस करनी पड़ी है वो है सुबह सवेरे उठने की। मुसीबत अगर ज़रा देर हो जाए तो क्या मर्द क्या औरत सब कामों में मसरूफ़ होते थे। इन्हें एक जगह इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता। तो और क्या, अभी तक पैसे की भी कोई सूरत नज़र नहीं आती। मैं तो कहता हूँ वापस चलकर कोई और काम कर लेते हैं। इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से हम तो नहीं। ए बहन जी, ज़रा रुकना। मैं क्या जी, ज़रा गालते सुनना। सुनाओ। नाक चढ़ाकर इनकी बजाय इधर उधर देखते कहा गया। आय हाय, चेहरा कैसा उतरा हुआ है। मैं दिनों में कह सकता हूँ कोई दुख कोई गम मेरी बहन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि क्या दुख गम दफा दूर। मुझे आप बागो मुरब्बों की मालिक, मुझे कोई सताए इसे मैं ना खा जाऊँ। हूँ पता नहीं कहाँ से आ गए हैं अकल के दुश्मन खुरदमाग। मोहतरमा अच्छी खासी तप गई थी। सगीर अशबील के साए होने वाली इस लूप पर पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। खतून आगे बढ़ गई, तब अशबील ने इसकी तरफ देखा और शक्ल पर तो सारे ज़माने की नहूसत बरस रही है। अब बंदा धोखा न खाए तो क्या करे। खैर कोई बात नहीं, पीर साहब को आ जाने दो, इसे मरीदनी बनाकर ही छोड़ूंगा। यार ये मसनूई मूछें, ये दाढ़ी, सच्ची बड़ी उकताहट हो गई। सगीर नया रोना रोने लगा। चुप कर जाओ, अभी दिन ही कितने हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम हादी हो जाएंगे। हर काम ही आहिस्ता आहिस्ता। सगीर बुड़बुड़ाया। वो देखो नया शिकार। अशबील फिर मुटियारों की एक टोली की जानिब लपका और काम बन गया। ये टोली वाकई दुखों की मारी थी। एक पहुंचे हुए बुजुर्ग की आमद का सुनकर आंखों से इंतजार की कैफियत छलकने लगी। सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर आधे से ज्यादा गांवों, अनदेखे अनजाने हजरत पीर साहब के कारनामे सुन सुनकर इनके मतरूफ व मुरीद हो चुके थे। आखिर कब आएंगे पीर साहब, बेताब होकर ये सवाल किया जाता। वो तारके दुनिया है, हम इनके किसी प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप तो इनके मुरीदे खास हैं, कुछ दुआ आप ही हमारे लिए करवा दीजिए। क्यों नहीं मासी, जरूर। मार्फत के कुछ दर हजरत की बरकत से हम पर भी वाह हुए हैं, जिनकी रूह से तुम्हारी बहू और बेटा दोनों ही सख्त नकम्मे और नालायक खेतों पर जाकर काम करने की बजाय कटखटे लगाते रहते हैं। जमीन एक तो पहले ही सत्यानाश किस्म की है, ऊपर से ये आशिकों की मस्तियाँ, फसल खाक होगी। अच्छा, मेरे सामने तो ये कुड़ी बड़ी बीबी बनती है, अपने बंदे से घूंघट निकाले फिरती है, और खेतों पर जाते ही ये तमाशे। आ जाए आज ये दोनों घर, इनकी तो खैर नहीं। अम्मा, हम अल्लाह लोग की खिदमत करोगी तो इस जमीन से सोना भी निकल आएगा। हाय सच, अम्मा तो गश खाकर गिरने को थी। बोली मैं अभी घर जाती हूँ, दोपहर की रोटी आज मेरी तरफ से होगी। हम किसी की दावत कबूल तो नहीं करते, मगर तुम इतना असरार करती हो तो ठीक है। और सुनो, अंडे देने वाली मुर्गी ज़िबा मत करना, कोई तगड़ा मुर्गा देख लेना। अंडे वाली मुर्गी तुम अपने लिए रखो, अंडे खाओ, जान शान बनाओ। हाँ हाँ, ये ठीक फरमा रही हैं। और जर्दे में बादाम चक कर डालना, कड़वे हुए तो फिर हमें चिल्ला काटने में मुश्किल पेश आती है। सगीर ने भी उस्ताद को देखकर जो सीखा कह दिया और बुढ़िया के जाने के बाद दाद पाई। सलामुअलैकुम सरकार। नंबरदार का खास आदमी, जिसका मशगला पस्तौल कंधे से लगाकर लंबी नोकदार मूंछों को मरोड़ते रहना और लाल लाल आंखों से हर आने जाने वाले को घूर कर इसका तरा निकालना था। दोनों हाथ अदब से बांधे सर झुकाए हाजिर हुआ था। वालेकुम। वैसे तो हम जानते हैं तुम क्यों आए हो, मगर अपने मुंह को तकलीफ दे लो, इससे तुम्हारी आइंदा की जिंदगी में आसानी पैदा हो सकती है। क्या मेरी आने वाली जिंदगी में कोई मुश्किल दिखाई देती है सरकार? ऐसी वैसी? खैर, तकदीर को हम अपनी दुआओं से टाल देते हैं। नेक बंदों की पहुंच के बारे में तुम क्या जानते? सुबह का नाश्ता सीढ़ी पाए और पराठे से करने वाले पेटू इंसान। या मेरी सरकार, अपनी कदमों में जगह दे दो। इसने भरकर अशबील साहब के पैर पकड़ लिए। अब बताओ कैसे आए हो? इसने पैर समेटने की कतई कोशिश नहीं की। वो जी, नंबरदार साहब ने कहा है आप इनकी नहर वाली कोठी के 2 कमरे अपने आराम के लिए पसंद फरमा लें, और ये जगह जहां आप रह रहे हैं मुनासिब नहीं। तुम्हारे नंबरदार की खुशी अगर इसी में है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। हम तो मखलूक खुदा की खुशी में ही खुश हैं, वरना हमारे लिए आबादी क्या, वीराना क्या। हजरत पीर साहब ने अपने चंद मुरीद जनात हमारे साथ किए हुए हैं।
ان کی موجودگی میں ہم بہت سکون و آرام محسوس کرتے ہیں، اور یہ جو گاؤں والے کھانا بھیجتے ہیں ہمیں تو اس کی بھی حاجت نہیں، مگر تم لوگ کی ضد نے جنات کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یا حضرات دعا کریں مجھے گنہگار کے لیے اور یہ نذرانہ قبول فرمائے۔ جیب سے 2 500 کے اور کچھ 100 کے نوٹ نکالے، سب کے سب ان کے نظر کر دیے، جسے انہوں نے صرف اس کا دل رکھنے کو قبول فرما لیے۔ اس شام نمبردار کی کوٹھی کے 2 آرام دہ کمرے منتخب کر لیے گئے، ساتھ ہی بذریعہ سیل فون جوادی کو اطلاع کر دی گئی۔ ماحول سازگار ہے، صغیر کو بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ ایک باوقار پیر صاحب کے حلیے میں چلے آؤ۔ یار کسی غلط ٹائم پر کال کی ہے، میں اس وقت امی سے پکوڑے بنوا کر پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ تو پکوڑوں کو روتا ہے، یہاں ہم دن رات مرغ مسلم اڑاتے ہیں۔ اچھا واقعی، کچھ تفصیل سے بتاؤ۔ زیادہ کیا بتاؤں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، بس اب آ جاؤ، مخلوق خدا تمہارے دیدار کو بےتاب ہے۔ لگتا ہے بلی تو نے واقعی کمال کر دیا ہے۔ یار مجھے اندازہ نہیں تھا یہ کام اتنا آسان ہوگا، لوگ تو پہلے سے تیار بیٹھے ہیں، کوئی آئے اور ہمیں بیوقوف بنائے۔ چلو پھر انتظار کی گھڑیاں ختم، ہم آ رہے ہیں، بلکہ تشریف لا رہے ہیں۔ پیر صاحب کڑائی کی گاڑی کرولا کا صغیر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں نمبردار کی کوٹھی پر اترے۔ ان کی آمد کی خبر صبح اشبیل یعنی مرید خاص نے گاؤں میں پھیلائی، اور پھر کیا تھا، لوگ کام کاج چھوڑ کر سلام کے لیے حاضر ہونے لگے۔ منظر کچھ یوں تھا کہ پیر صاحب شنیل کی چادر والے بستر پر سنہری گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان کے سرمے بھری آنکھیں بند تھیں اور پان کی لالی سے لال ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ یقیناً وہ کوئی ورد فرما رہے تھے۔ دائیں ہاتھ میں تسبیح 1000 دانہ تھی، جس کے دانے ایک تسلسل سے گرے جا رہے تھے۔ سر پر سبز پگڑی، جسم پر سفید لباس پہنا، کالا چوگا، جوان خوبصورت چہرہ، کمرے کے تمام پردے گرائے گئے تھے، جس کی وجہ سے دن میں بھی ہلکا اندھیرا تھا۔ 2 موم بتیاں اور 1 اگربتی جل رہی تھی۔ پیر صاحب کے بائیں جانب مسٹر اشبیل کالی چادر اوڑے سر جھکائے باادب کھڑے تھے، جبکہ مسٹر صغیر ایک چھوٹی رنگین ڈھول کے لیے دروازے پر کھڑے تھے۔ ڈھولک بجانے کا شوق تو انہیں بچپن سے تھا، اسی وجہ سے مہندی کی تقریبات میں وہ تمام کزنز جو ویسے عام حالات میں انہیں منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی، تقریب سے ان سے نہایت نرم رویہ اپنانے پر مجبور ہو جاتی تھی، اور سجی بنی لڑکیوں کے درمیان وہ ایک شان سے اکڑ کر بیٹھے ڈھولک بجائے اور مسکرایا کرتے تھے۔ مگر آج ڈھولکی بجانے کی وجہ کچھ اور اہم بھی تھی، اور یہ رات یہ باہمت باعزم نوجوان سوئے تھوڑی تھے، آئندہ کے لیے لاعمل تیار کرتے رہے تھے۔ اشبیل نے بتایا تھا، بہت دنوں سے سوچ رہا تھا اگر ساحل کے صاحب تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا مسئلہ پیر صاحب کو معلوم ہو جائے۔ ادھر ساحل اندر داخل ہو، ادھر پیر صاحب نشیلی آنکھیں وا کر کے فرمائے، ہاں مائی، بیٹا جیل میں ہے، اس کی جلد رہائی چاہتی ہو تو مائی کے تو حواسوں میں نہیں رہے گی، اور پیر صاحب کے مریدوں کا دائرہ یہ گاؤں چھوڑ دور دور کے دیہاتوں تک پھیل جائے گا۔ تم جانتے ہو ذہین تو میں پیدائشی ہوں، ایک ترکیب سوجھ ہی گئی ہے۔ ہوگا یوں کہ صغیر اس کمرے سے باہر برآمدے میں بیٹھ جائے گا، اور ہر سائل کو اندر کمرے میں بھیجنے سے پہلے اس کا مسئلہ دریافت کرے گا۔ اگر بیٹا چاہیے ہوگا تو ڈھولک پر 1 ہاتھ مارا جائے گا، مسئلہ جائیداد کا ہوگا تو تھاپ 2 مرتبہ دی جائے گی، اگر بیٹی سسرال میں ناخوش ہوگی تو اس طرح ہاتھ مارا جائے گا کہ سب سے اہم اور کامن مسئلہ تو عاشقوں کا ہے، پسند کی شادی کے شوقین کہاں نہیں پائے جاتے، اور ان کے لیے تھاپ اس طرح دی جائے گی کہ 2 ہاتھ ادھر 1 دوسری سائڈ پر۔ وہ بتاتا جا رہا تھا، صغیر اور جواز ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ کل رات کھلے میدان میں، جس کے ایک کنارے پر کیکر کے درخت اور کچھ جاریاں ہیں، ایک شو بھی کرنا ہوگا۔ کیسا شو یار، ایسا بھی کوئی پروگرام ہے؟ آہو، یہ اس پروگرام کا ایک اہم اور چونکا دینے والا حصہ ہے، اشبیل نے ڈرامائی انداز میں کہا، تو وہ دونوں اور بھی قریب کھسک آئے۔ مٹی کے 3 دیے میں بہت پہلے حاصل کر لیے تھے۔ کل رات ہم نے تمام گاؤں والوں کو اس میدان کے ایک کنارے پر جمع کرنا ہے، پھر آپ نے یعنی پیر صاحب نے حلق سے ایک عجیب نامعقول سی آواز نکالنی ہے۔ اس آواز مدم روشنی میں اتنی دور سے یہ کسی کو دکھائی نہیں دے گا، ہاں دیوں کو ہوا کے دوش پر تیرتا سبھی دیکھیں گے۔ یار دنیا کے سامنے پیر کوئی بھی ہو، میں تو تمہیں مانتا ہوں۔ صغیر نے اشبیل کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ دن نئی امنگوں، جوش اور ولولے کے ساتھ طلوع ہوا۔ مصاحب خاص نے گاؤں بھر میں اعلان کروا دیا۔ اس آواز کو سنتے ہی اس کنارے پر جو جھاڑیاں ہیں 3 دیے جگمگانے لگیں گے، اور حیرت سی حیرت ہوا میں تیرنے لگیں گے، اور میں لوگوں کے ہجوم کو مخاطب کر کے آگاہی دوں گا کہ یہ جنات ہیں جو حضرت کے سلام کو حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہوگا کیسے شیطان کے چیلے۔ اس وقت تم پیر اور میں تمہارا چیلا ہوں، اس لیے یہ خطاب مناسب ہی کہا جا سکتا ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ ہوگا کیسے،
तुमने वो मैदान देखा नहीं, एक साइड पर घनी झाड़ियां, इधर पहले से 2 दिए सगीर जाकर रोशन करेगा, जबकि तीसरे दिए को एक बारीक तार के साथ डोरी से जोड़ने के बाद रोशन करेगा। यूं ही तुम हल्क से आवाज निकालोगे, ये झाड़ियों से निकलकर एक दिया सर पर रखकर 2 हाथों में लेकर चलना शुरू हो जाएगा। आज रात जन्नात हजरत पीर साहब के सलाम को मैदान में हाजिर होंगे। जिस किसी ने ये नज़ारा देखना हो वो मैदान के इस सिरे पर आ जाए जिधर पीपल का एक दरख्त है। तमाम लोग इधर ही इकट्ठे होंगे, आगे बढ़ने की कोशिश कोई न करे, वरना जन्नात के गज़बो नाक होकर हमला कर सकते हैं और हुक्म न मानने वाले पर पीर साहब भी नाराज़ हो सकते हैं। गांव भर में इस खबर को दिलचस्पी, खौफ और तजस्सुस के मिले जुले जज्बात के साथ सुनाया गया। कमज़ोर दिल हजरात ने तो मैदान में ना जाने का तहिया भी कर लिया, मगर इनके साथी जो ज़रा बहादुर थे और जन्नात को देखने के आरज़ूमंद थे वो इन्हें साथ ले जाने पर बाजिद थे। इधर सूरज गुरूब हुआ, इधर लोग टोलियों की सूरत में मैदान की तरफ बढ़ने लगे। देखते ही देखते मजमा इकट्ठा हो गया। इस मजमे के दौरान पीपल के दरख्त से कुछ फासले पर तख्त बिछाए पीर साहब जलवा अफरोज थे। वो बराबर एक ही सिमत देख रहे थे। लोग बढ़ बढ़ कर सलाम पेश कर रहे थे, मगर पीर साहब बेहसो हरकत तशरीफ फरमा थे और मुसाहिब खास इन्हें देखकर बार बार दिल में सोच रहा था कि मीना बड़ी अच्छी अदाकारी कर रहा है। आज चांद की 2 तारीख थी, हर तरफ अंधेरा छाया था, तारों की मध्यम लो में अब सिर्फ साए से ही दिखाई देने लगे थे। ये वो वक्त था जब पीर साहब ने अचानक हल्क से बुलंद और खौफनाक सी आवाज़ निकाली। अपने ध्यान में खड़े लोग डर कर उछल पड़े। इधर देखो, मुसाहिब खास ने तवज्जो दिलाई और अक्सरियत का लहू रगों में मुंजमद हो गया। हवा पर तैरते रोशन दिए, भला ऐसा मंजर इससे पहले किसी ने कहाँ देखा था। ये जन्नात हैं जो हजरत के सलाम को हाजिर हुए हैं। ये सब हजरत पीर साहब को अपना पीर मानते हैं और हजरत जो भी काम इनके सुपुर्द करे ये पूरा करने को फौरन जुट जाते। माऊ बिल्ले से लगने लगते हो। सगीर ये सुनते ही हंसने लगा और बोला, ये तो मेरे दिल की बात कह दी। अगर तासुब की ऐनक उतार कर देखा जाए तो माऊ बिल्ले खासे बारोब और बावकार हुआ करता है। जवादी ने संजीदगी से कहा, मगर चंद जी याद रखो, अब यहाँ बिल्लियों के पीर साहब बनकर नहीं आए। याद दहानी का शुक्रिया। अब मैं ज़रा अपने पाँव चमका लूँ, ज़रा थोड़ी कूची इधर मेरे पाँव पर भी मार देना। अशबील ने पैर सामने किए। जवादी ने गहरी सांस ली, फिर इसे घूर कर देखा और बोला, मैं ये पाँव काट कर ना फेंक दूँ? आहो अपने जादू के जोर से। करामाती पीर की एक और करामात। सगीर हंसा। वैसे मुझे तो लगने लगा है मैं वाकई कोई पीर हूँ। तुम दोनों मुझे अपने सामने बोने दिखाई देने लगे हैं। इस गुरूर और तकब्बुर कहते हैं। ऐसे ही लोग काले और हाथ पाँव जामनी रंग के हुआ करते हैं। यार बाकी सब तो ठीक है, मगर ये जो सूरज की किरण के साथ लोग सलामों के इकट्ठे होकर शोर डालना शुरू कर देते हैं, सारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। आपके हुक्म की देर है, कह दूँ आइंदा इसे सवेरे ना आया करे। ये वो टाइम है जब जन्नात हजरात के पास हाजिरी के लिए आते हैं। शाबाश, अब मैं दुआओं में आपको भी रखूँगा मुरीद खास। दिन की मसरूफियत बड़ी टफ थी, ज़रा सी भूल चूक भी की भी गुंजाइश नहीं थी। सगीर साहब बड़ी मुस्तैदी से ढोलक पर थाप देने में लगे थे। अशबील की चर्ब जुबानी अरूज पर थी और जवादी चेहरे पर रोबो जलाल की कैफियत लिए आवाज़ को भारी भरकम बना बड़ी ही बेहतरीन अदाकारी का मुजाहिरा कर रहा था। एक मोटी ताज़ी सेहतमंद माई ने दरख्वास्त की, बेटे के औलाद नहीं है, मैं दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। ये काम इतना मुनाफा बख्श होगा मेरे तो सानो गुमान में भी ना था। और क्या दिन रात ऐसे ऐसे खाने खाते हैं जो पहले सिर्फ ख्वाब में ही खाते थे। सगीर ने जवाद की हाँ में हाँ मिलाई। सुबह देखना किस कदर रश होगा, हर कोई कदम बोसी की सादत हासिल करना चाहेगा। मेरी दरख्वास्त है अपने पैर अच्छी तरह धोकर बैठना। अशबील के मशवरे पर जवादी ने अपनी पैरों की तरफ देखा और बोला, मेरा ख्याल है नीम गर्म पानी में शैम्पू, जैतून का तेल और क्लिनजिंग मिल्क डालकर 15 मिनट पाँव इसी में डाल रखूं, ताकि दूर दूर तक मेरे पैरों की खूबसूरती की धूम मच जाए। तुम्हारी मर्जी है। अशबील ने शाने उचकाए, फिर बोला, आने वाले वक्त और हालात पर गौर करके अगर पहले से इनके हल जहन में रखोगे तो ये भी सूदमंद रहेगा। भाई इस मामले में मैं पक्का मुसलमान हूँ। सोचता इसी वक्त हूँ जब सर पर पड़ती है। पहले से मंसूबाबंदी ना कभी की है ना अब करूँगा। ठीक है, मुझे इस पर भी एतराज़ नहीं। बस एक बात कहना, आंखों में सुरमा ज़रा कम लगाना, फैल जाता है। मगर बहू चंडाल ने अपने काबू में कर रखा है, मेरी नहीं सुनता। माई तुम्हें इस उम्र में बच्चे खिलाने की क्या पड़ गई है? पीर साहब मेरा इको एक पुत्र है, खानदान की नस्ल नहीं चलेगी तो इन ज़मीनों जायदादों को बरादरी वाले हड़प कर जाएंगे। तुम्हारा घर वाला जिंदा है? आहो जी, अल्लाह हयाती दे, इसे जिंदा ही है जी, सेहतमंद तगड़ा है, पर मेरा पुत्र इसकी भी नहीं सुनता। माई तुम अपने घर वाले की शादी करवा दो, अल्लाह साल भर में ही चांद का पुत्र, मेरा मतलब है चंद जैसा पुत्र अता फरमाएगा और नस्ल इसी से चलेगी। हाय हाय पीर साहब ये क्या कह दिया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। माई ने वही दुहाइयाँ मुचा दी। ये मेरा नहीं तकदीर का फैसला है। अशबील के घूरने के बावजूद जवादी इसी बात पर डटा हुआ था। तकदीर का फैसला बदलाओ,
सरकार, वो बेहाल हो रही थी। ठीक है, कुछ सोचते हैं, अभी तुम जाओ और बहू बेटे को इनके हाल पर छोड़ दो। शाहजनात इन दोनों की शफकत की नज़र से देखते हैं, अगर तुमने अपनी जिद ना छोड़ी तो वो तुम्हारे घर वाले की शादी करवा के छोड़ेगा। माई बदक कर पीछे हटी और सलाम करती उल्टे कदमों वापस भाग गई। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? वक्फे से फायदा उठाकर अशबील ने झाड़ा। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, दो दिलों के बीच आने वाले को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता और ना इनका साथ दे सकता हूँ। चलो ठीक है, मगर फिर भी जरा हाथ होला रखो। इससे पहले कि जवादी कुछ कहता, ढोलक पर थाप पड़ने लगी। गौर से सुना, आने वाले किसी मुकदमे की बात करने के लिए आने वाला था। अशबील ने इजाज़त दी। एक हट्टा कट्टा मर्द और ऐसी ही खतून अंदर दाखिल हुए। झुककर सलाम किया। पीर ने इशारे से बैठने को कहा और साथ ही कड़क कर बोला, हाँ, मुकदमाबाजी में फंसे हो, छुटकारा चाहते हो? दोनों के मुंह खुल गए मगर आवाज़ ना निकल सकी। जल्दी बोले, पीर साहब का वक्त बड़ा कीमती है, अशबील ने डांटा। दोनों की आंखों से आंसू रवा हो गए। या पीर, हम तो आपके पीरों की खाक भी नहीं, आप पहुँचे हुए हैं, आप दिलों के हाल जानते हैं, आपके सामने हम क्या अर्ज करें? पीर साहब तुम दोनों के मुंह से सुनना चाहते हैं। बेहदाई तो अशबील ने घुड़का। दोनों झट एक साथ शुरू हो गए। ओहो, हद्दे अदब मलहूस, एक वक्त में एक बोले। बीबी तुम जरा मुंह बंद रखने की प्रैक्टिस करो। हाँ तुम बोलो, अशबील ने मर्द को इशारा किया। सारी बात पीर साहब ने आंखें बंद करके धीरे धीरे सर को दाएं बाएं हिलाते सुनी। फिर अशबील को इशारे से करीब बुलाया। समझ कर ही अशबील ने इस बात में सर हिलाया और करीब रखी टोकरी से एक तवीज़ निकालकर इन दोनों की जानिब बढ़ा दी। तुम दोनों पर पीर साहब की खास अनायत है, हर किसी को वो ये तवीज़ नहीं देते। नजराना इधर रखो और ये बाबरकत तवीज़ उठा लो, घर जाकर दरवाजे के करीब ऊंची जगह पर रख देना, बस बरकत ही बरकत होगी। सच्ची पीर साहब? औरत की आंखें चमकने लगी। बेअदब, गुस्ताख, तुम्हारा क्या ख्याल है? पीर साहब झूठ बकवास कर रहे हैं, इनका दिमाग खराब है जो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। ये फ्राडिये हैं, झूठ मूठ के पीर बने बैठे हैं। ना जी ना, तोबा जी तोबा, अल्लाह माफ़ करे जी, अल्लाह हमें माफ़ करे। पीर साहब ये मेरी औरत तो है ही पागल की पुत्र, आप इसकी बातों पर गजब में ना आए। हाँ जी, मुझ बेवकूफ़ को माफ़ कर दे। औरत भी डर कर कांप रही थी। ये पकड़ो तवीज़, शक्ल गुम करो, और हाँ ऐसे ही कहीं भाग जा रहे हो। एक तो गुस्ताखी, इस पर बेअदबी, बेहदाई तो ये नजराना पीर साहब के काम नहीं आना, जो बोगे वो ही तुम काटोगे। हाँ जी हाँ, हम लेकर आए हैं, बस पीर साहब के रोब में ऐसे आए कि याद ही ना रहा। बस एक बार मुकदमा जीत जाएं, इधर दरवाजे के बाहर बूढ़ी गाय बांध जाऊंगा, बस फिर जाकर बूढ़ी गाय का इंतजाम करो। मुकदमा तो तुम जीते ही जीते, और सुनो, अगर बूढ़ी ना मिले तो काली या सफ़ेद ही खरीद देना। दोनों सर हिलाते बाहर निकल गए। बिल्ली, तेरा ये लालच हमें मरवा ना दे, क्या करेगा तू गाय लेकर? गाय को सेहरा बांध कर गीत गाऊंगा। मुझे लगता है ये बेहरूप पड़ने पर अल्लाह ने तेरी अकल ही स्लब कर ली है जवादी। अल्लाह ताला को पता है मैं नीयत का कैसा खड़ा इंसान हूँ। इस रकम का बहुत कम हिस्सा अपने पास रखूंगा, बाकी मखलूक खुदा की भलाई पर खर्च कर दूंगा। नहीं जवादी, अगर तेरी यही सोच है तो फिर मुझे पीर बदलना पड़ेगा। तेरी जगह शकील को ले आऊँगा और कह दूंगा पीर साहब ने अपनी सूरत तब्दील कर ली है। खामोश, बेअदब, कहीं मैं मुरीदे खास ही ना चेंज कर लूँ। ढोलक पर थाप पड़ने लगी और झगड़ा किसी और वक्त के लिए उठाना पड़ा। यार कमबख्तों, खिला खिला कर मारने का इरादा क्या है? भुना हुआ मुर्गा, सीरी पाए, पुलाव, गाजर का हलवा, बेसन का हलवा, अब ऐसे में भला बंदा कुछ छोड़ सकता है? वैसे जवादी, आपस की बात है, मुझे तो लग रहा था तुझे उठाकर ही लाना पड़ेगा। इतना खाने के बाद सांस लेने की जगह भी बाकी नहीं रहेगी। यार सच बताऊं, जी यही चाह रहा था कोई उठाकर ही छोड़े, चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। अब फौरन सो न जाना, ये खाना हजम हो लेने दो। मेरी सेहत चंद दिनों में कितनी अच्छी हो गई है। सोच रहा हूँ शहर छोड़कर मुझे मुस्तकिल किसी गांव में ही रिहाइश इख्तियार कर लेनी चाहिए। सगीर आईने के सामने खड़ा खुद को मुख्तलिफ जावियों से देखकर खुश हो रहा था। वैसे यार चौधरी काफ़ी अहमक सा आदमी है। दोनों बीवियाँ इसे उल्लू बना रही हैं। बना रही है कि क्या मतलब? मैं समझता हूँ जिस बंदे को ज़्यादा शादियों का शौक़ होता है वो बना बनाया उल्लू हुआ करता है। सुना है पहली बीवी चौधरी साहब के चच्चे की दी है, दूसरी मामे की। एक अब्बे चौधरी की जिद, दूसरी अम्मा चौधराइन का फैसला सगीर ने बनाया। तो बस फिर ऐसा बंदा उल्लू ना कहलाए तो क्या कहलाए? जवादी कमरे में इधर उधर टहल रहा था, साथ ही ख्यालात का इजहार कर रहा था। अशबील भी बराबर असबात में सर हिला रहा था, मगर लगता था सोच के ही और है। आखिर वो बोल ही पड़ा, यार तुमने अक्सर पढ़ा और सुना होगा, फला पीर साहब या नामी गिरामी हकीम साहब हफ्ते में इतने दिन एक शहर और इतने दिन दूसरे शहर में होंगे। हमें भी एक और अड्डा भी बना लेना चाहिए। आखिर बाकी गांव वालों ने क्या कसूर किया है कि वो हमारी बरकतों से हिस्सा ना पा सके? बिल्ली, इतना तेज ना दौड़, जरा दम तो ले ले, अभी हमें दिन ही कितने हुए हैं। जवादी ने तजवीज़ से इत्फाक नहीं किया था। तुम जैसे कुएं के मेंढक कभी तरक्की नहीं कर सकते। अशबील मायूस था।
वैसे यार इस मुहावरे ने बरसों मुझे गुमसुम रखा है। बड़ी रिसर्च की है मैंने और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, जो मेंढक कुएं से बाहर होते हैं इनकी तरक्की की रफ्तार भी रश्क अमेज़ा हरगिज़ नहीं होती। जवादी की बात पर अशबील ने घूर कर देखा और बोला, मेंढकों पर इतनी खुसूसी तवज्जो क्यों? दादी सुन ले तो सर पीट ले। क्यों? दादी को मेंढकों से क्या दुश्मनी है? इनकी कौन सी जायदाद थी जिस पर मेंढक काबिज हो चुके हैं? जायदाद से खूब याद आया जवादी, मैं सोच रहा हूँ इधर गाँव में अगर कुछ जायदाद वगैरह खरीद दी जाए तो मुस्तकबिल में बहुत फ़ायदा हो सकता है। मुस्तकबिल की मुस्तकबिल में देखी जाएगी। इस वक्त तो तुम मुझे सोने दो, खा खा कर थक गया हूँ। पीर साईं, अगर मुझे अच्छू ना मिला तो मैं जहर खा लूंगी। लड़की, अगर अच्छू तुझे मिल गया तब भी जहर ही खाना पड़ेगा। मैं समझी नहीं पीर साईं। इसने बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें पिटपिटाई। मतलब ये कि दौड़ के डोल सुहाने होते हैं। तुमने माँ बाप के साथ जो जिंद बांध रखी है एक दिन खून के आंसू रुलाएगी। पीर साईं, कुछ भी हो बस मुझे अच्छू चाहिए। तो मैंने कब तुम्हें रोका है? जाओ जाकर ले लो। जी वो मेरी अम्मा अब्बा नहीं मानते। तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर दो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। जवादी के लहक कर छेड़ पड़ने पर अशबील को खनकारना पड़ा। आपसे मदद की दरख्वास्त कर रही हूँ पीर साहब, अशबील ने घूरते हुए बज़ाहिर अदब से याद दिलाया। मदद तो खैर हम कर सकते हैं, मगर इससे पहले समझाना अपना फ़र्ज समझते हैं। आखिर ये बच्ची हमारे अब्बा के बच्चों के बराबर ही तो है। पीर साहब इस वक्त दो काम कर रहे हैं, सामने तुम मौजूद हो और जन्नत का एक वफ्दा भी आया बैठा है। बस इसीलिए इनकी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। लड़की, हम तुम्हारे साथ जन्नत की ड्यूटी लगा सकते हैं, मगर ज़रा ज़रा से काम के लिए इन बेचारों को क्यों तकलीफ दी जाए? हाँ बिल्कुल, इसी तरह घर जाकर तुमने करना है। अपना नाम मिस्टर सुजुकी बताना है और कहना है मैं तो नूरा से शादी करूँगा। यकीनन तुम्हारे घर वाले तुम्हें हमारे हुजूर ले आएंगे, बाकी का काम फिर हम संभाल लेंगे। लड़की ने नजराना पेश किया, सलाम अर्ज किया, झोली उठाकर दुआएं दी और खुशी खुशी चली गई। पीर साहिब, अपने ख्यालात के इजहार की ज़रूरत नहीं। बार बार ज़ुबान यूं ही फिसलती रही तो गांव वाले जन्नत की तरह ही ज़ोरदार छितरोल करेंगे। याद दहानी का शुक्रिया मुसाहिब खास, और आप भी हमसे बात करते हुए हमारे हालिया मर्तबे को मत भूलें। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। ऐसा ना हो किसी रोज़ मुरीदों के सामने तबीयत की सफाई पर मजबूर हो जाऊं। ये दो जिंदगियों का मामला है। लड़की रोने लगी। अच्छा ठीक है, फिर मेरी बात ध्यान से सुनो, कान इधर लाओ। जो कुछ पीर साहब ने फरमाया सुनकर लड़की की आंखों में चमक आ गई। चलो शाबाश, जिस तरह पीर साहब ने फरमाया है इसी तरह की अदाकारी करके दिखाओ। लड़की जट नीचे लेट गई, बुरी तरह मचलने लगी और हल्क से अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी। पीर साहब को अदाकारी में झूल महसूस हुआ। बोले, मरीद खास, इस कच्ची अकल वाली को तुम अदाकारी करके समझाओ। अब अशबील साहिब फर्श पर गिरे और शानदार अदाकारी का मुजाहिरा करने लगे। साहब, 3 बैलों और शेर वाली कहानी याद रखिएगा। याद रहे कि इत्तेफाक में बरकत है। लड़कों को गए कई दिन हो गए हैं, सिर्फ 2 मरतबा फ़ोन आया है और खैरियत का पता चला, मगर आने के बारे में कुछ नहीं बताया। जब से गए हैं घर तो घर, गली मोहल्ला भी सूना हो गया है। जिस घर जाती हूँ यही पूछा जाता है, खाला तुम्हारे पोते कब वापस आएंगे? अब मैं क्या बताऊँ, वापसी की तो वो कोई बात ही नहीं करते। अम्मा ये भी तो सोचे, मुलाजिम हो गए हैं, अब वेले निकम्मे नहीं रहे, बस 4 पैसे कमा कर ले आए, मैं तो फ़ौरन अशबील की शादी कर दूंगी। और जवाद के लिए भी इसके माँ बाप ऐसे ही सोचे बैठे हैं। हाँ, शादी का अरमान तो मुझे भी है अपने अशबील के लिए। अगर ज़ेबा की माँ हाँ कर दे तो मेरी दिली मुराद बढ़ आए। सच अम्मा, ये तो आपने मेरी दिल की बात कह दी, और मेरा ख्याल है ज़किया को भी एतराज़ नहीं होगा। एक तो इसे अपनी इकलौता भांजा अशबील पसंद बहुत है, दूसरा इसे भी ये यकीन है अशबील में बहुत सलाहियतें हैं। बस अब के अशबील आए तो करते हैं कोई बंदोबस्त। और हाँ, नीलू बता रही थी बाबी भी जवाद के सर पर जल्द ही सेहरा सजाने की आरजू रखती हैं। हाँ, खैर से हम उम्र हैं अशबील और जवाद। मुझे तो अपने दोनों ही पोतों से प्यार है, मगर बड़ी बहू के मिजाज को खूब समझती हूँ। तुम्हारे खालू की भांजी है और मिजाज भी तुम्हारे खालू वाला ही पाया है। मैं तो इससे बात करते यूं ही मोदब सी हो जाती हूँ। हर अंदाज तुम्हारे मरहूम खालू वाला, ऐसा लगता है सामने बहू नहीं वही खड़े हैं। हे इब्राहिम, तुम क्यों इस कदर गुमसुम बैठे हो? क्या सोच रहे हो? दादी की निगाह सोच में गड़प नाना मामू पर पड़ी तो पूछने लगी, मैं सोच रहा था आपा, जब से ये लड़के गए हैं चूहा मेरे कमरे का रास्ता भूल गया है। फ़ौरन तो वो समझी नहीं, जब समझी तो कुछ बेयकीन सी थी। बोली, तुम्हें यकीन है इब्राहिम? जी हाँ, पूरा यकीन है। तोबा तोबा, पता नहीं ये लड़के किस पर गए हैं। आगे जाकर हमारी नस्लें न जाने कैसा रंग इख्तियार करेंगी। इनकी औलादें इन पर ही जाएंगे। हाय हाय, इतने शरीफ दादा का नाम। आवाज़ बढ़ गई। इसी वक्त मोहल्ले की एक खतून खासे तूफानी अंदाज में घर में दाखिल हुई।
حاضرین کو اکٹھا زوردار سلام کیا اور اشبیل کی امی سے پانی پلانے کی فرمائش کی۔ کیا ہے بطول، سانس کیوں پھول رہی ہے؟ کہاں سے دھوڑے لگاتی آ رہی ہو؟ خالہ جی بات ہی بڑی اہم ہے، یہ پڑیا دیکھ رہی ہیں آپ، پورے 500 کی ہے۔ ہیں؟ دادی چونکی پانی پی نہیں لیا، کچھ نہیں بولی، بس ان کے تجسس کو ہوا دیتی رہی۔ پانی پینے کے بعد گویا ہوئی، آپ تو جانتے ہیں میری نگی کا رشتہ کہیں ہونے میں نہیں آ رہا تھا، جہاں بات چلتی ہے بس 2-4 دن ہی چلتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں بھئی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نگی کے حال پر جلد ہی کرم کر دے۔ کرم ہو گیا خالہ جی، یہ پڑیا دیکھنے میں تو معمولی ہے پر ہے بڑی کرامت والی۔ اچھا، تمہیں کہاں سے ملی؟ خالہ تم درمیان میں ٹوک دیتی ہو، آرام سے پوری بات تو سن لو۔ وہ کچھ خفا سی ہو گئی۔ اچھا اب نہیں ٹوکتی، کہہ بھی چکو، تم بھی خواہ طول دے رہی ہو۔ میری بہن ایک گاؤں میں رہتی ہے، کل ہمارے ہاں آئی تھی۔ اس نے بتایا ان کے گاؤں میں ایک بڑے ہی کرامت والے پیر صاحب نے ڈیرا لگایا ہے۔ انسان تو انسان، ان کے مریدوں میں جنات بھی۔ اس بات کا دعویٰ تو ہر سچا جھوٹا پیر کرتا ہے۔ نانا ماموں کے انداز میں تمسخر تھا۔ بس انہی باتوں کی وجہ سے آپ ابھی تک کنوارے ہیں۔ پڑوسن بری طرح خفا دکھائی دینے لگی۔ چھوڑو اس کو، تم مجھے بتاؤ۔ دادی بے تاب تھی۔ کیا بتاؤں جی، بس ان کی کرامات کے چرچے تو 7 گاؤں تک ہے، لوگ دور دور سے دیدار کو حاضری دیتے ہیں، مگر کوئی قسمت والا ہی ہوتا ہے جسے وہ اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ بہت اللہ والے ہیں، سارا وقت اپنے حجرے میں ہی گزارتا ہے۔ میری بہن کی قسمت اچھی کہ اسے شرف قبولیت بخش دیا گیا، اور ایک بار نہیں 2 بار اسے دعا لینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اور یہ میری بہن کی مجھ سے محبت ہے اور اپنی بھانجی سے پیار کہ اس نے پیر صاحب سے نگی کی بات کی، انہوں نے بھی شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ پڑیا دے دی۔ کہا ہے لڑکی یہ کھا لے، بس پھر رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ میں تو کہتی ہوں آپ بھائی ابراہیم کے لیے بھی ان سے دعا کرائیں۔ بس بس مجھے تو بخشو۔ نانا ماموں تو اچھل پڑے، مگر دادی کسی گہری سوچ میں گم اور سخت متاثر تھی۔ بولی تمہاری بہن اسی گاؤں میں رہتی ہے؟ بس جی ایسا ہی سمجھ لیں۔ تم ادھر آتی جاتی رہتی ہو؟ مجھے تو پہلے کبھی اتنا آنا جانا نہیں رہا، میں اپنے گھر کے جمیلوں میں پھنسی ہوئی تھی، کہیں آنے جانے کا وقت ہی کب ملتا ہے۔ ہاں وہ بیچاری میری محبت کی ماری چکر لگاتی رہتی ہے۔ اب کہ تمہاری بہن آئے تو مجھ سے ضرور ملوانا، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو نیک لوگوں کے قریب رہتے ہیں۔ اچھا خالہ جی اب میں چلتی ہوں، اب تو نگی کی بات پکی ہونے پہ مٹھائی لے کر ہی آؤں گی۔ پڑوسن کو جانے کی جلدی تھی، ابھی یہ اہم خبر محلے کے گھر گھر میں پہنچانی تھی۔ وہ چلی گئی، امی اور دادی اسی موضوع پر گفتگو کرتی رہی۔ نانا ماموں سن سن کر چہرے کے زاویے بگاڑتے رہے، انہیں ایک ایک بات سے اختلاف تھا۔ آخر جب بات برداشت سے بڑھ گئی تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ بڈھا ہونے کو آیا ہے مگر دل ابھی تک دین سے نہیں لگا سکا، جہاں کسی اللہ والے کا ذکر ہو یہ اٹھ کر چل پڑا۔ میں تو کہتی ہوں اب تک جو شادی نہیں ہوئی یہ لا دینی کا نتیجہ ہے۔ اوہو آپا آپا۔ نانا ماموں بے بسی سے چلائے، پھر لال سرخ ہوتے منہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ یہ قصے جھوٹ نہیں ہوتے اماں، بھلا کیا مخلوق خدا اندھی ہے جو جھوٹے پیر کو پہچان نہ سکے؟ کوئی نہ کوئی کرامت نظر آتی ہے تب ہی تو لوگ دیوانہ وار آگے بڑھتے ہیں۔ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، مگر یہ بات تمہارے ماموں کو کون سمجھائے؟ میں تو کہتی ہوں آپ ماموں ابراہیم کو اب ان کے حال پر چھوڑ دیں، انہوں نے جوانی میں کسی کی نہیں سنی، اب تو عادتیں مزید پختہ ہو گئی ہیں۔ ٹھیک کہتی ہو بیٹا، بس کیا کروں، چھوٹا بھائی ہے میرا، بے شک بڈھا ہونے کو آیا ہے، مگر میرے لیے تو وہی منا سا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جوادی کی والدہ یعنی بڑی بہو اور ان کی صاحبزادی نیلما ساگ کا گٹھ اٹھائے چلی آئیں۔ سلام کے جواب میں اماں نے ساگ کی چمکتی گندلوں کو نظر میں رکھا، جو ہی بہو اور پوتی بیٹھی یہ پوچھنے لگی ایسا خوبصورت ساگ کہاں سے خریدا نہیں اماں، جواد کے ابا کا ایک شاگرد اپنے گاؤں گیا تھا، وہیں لے کر آیا ہے، دیسی سرسوں ہے، میں نے سوچا آپ کی طرف بیٹھ کر بنا لیتی ہوں، پھر آدھا ہم رکھ لیں گے آدھا آپ لے لینا۔ یہ تو بڑا اچھا کیا تم نے، دیسی سرسوں اب ملتی ہی کہاں ہے، مکی کا آٹا ہو تو آج روٹی بھی مکی کی ہی بنے گی، منگوا لیتی ہوں آٹا، یہ کون سی مشکل بات ہے، بلکہ کسی بچے کو بھیجتی ہوں باڑے والوں کی طرف، تازہ مکھن بھی لے آئے۔ اشبیل کی امی کی اس بات کو سب ہی نے سراہا، پھر بڑی بہو آہ بڑھ کے بولی پتہ نہیں ہمارے بچوں کو وہاں اچھا کھانا بھی نصیب ہوتا ہوگا یا نہیں، پردیس میں کون خیال رکھتا ہوگا، ہیں بھی بڑے سیدھے سادے، کسی کو اپنا کام کہتے بھی نہیں ہوں گے۔ بات یہ ہے طوطے کی ناک والے بابا، تیری بیٹی پر جن عاشق ہو گیا ہے۔ پستوں باداموں والے دودھ کا دوسرا گلاس ختم کرنے کے بعد پیر صاحب نے اعلان کیا تھا۔ وہ اس وقت اچھو کے پیچھے دیوانی ہونے والی لڑکی پروین عرف پینی کے گھر بیٹھے تھے۔ ابھی لڑکی نے شاندار اداکاری کا بے مثال مظاہرہ کرتے ہوئے اہل خانہ کو پریشان اور اہل محلہ کو حیران کیا تھا۔ خود پیر صاحب اور مصاحبے اس اداکاری پر دل ہی دل میں اش کر اٹھے تھے۔ جن عاشق ہو گیا ہے، لڑکی کا ابا جسے پیر صاحب نے طوطے کی ناک والے کا خطاب 2 قدم پیچھے ہٹا اور بے یقینی سے دہرایا،
तुम्हारा क्या ख्याल है? इस गली में केसर फिट करके मुर्दाना आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचाई है। पीर साहब नाराज हो गए। अब क्या होगा? हम तो इसका ब्याह इसकी फूफी के पुत्र से पक्का कर चुके हैं। पीनो की अम्मा रोने लगी। तो ठीक है, कर दो, वहाँ खड़काओ देंगे। अगले दिन जब लड़का चौक में कुकर बना होगा और हवाई चीजें इसकी छतरोल कर रही होंगी, फिर रोते हुए मेरे पास ना आना। हाय रब्बा, मेरा गबरू जवान पुत्र। फूफी वहीं दिल पर हाथ रख लिया और लगी पीनो को गालियां देने, जिसने मगरब के वेले खुले बाल रखकर जिन पीछे लगवा लिए। बेअदबी मत कर माई, दरख्त के साथ उल्टा लटका दूंगा। पीनो ने जिन के रूप में लाल आंखों के साथ डांटा। फूफी की बोलती बंद होगी। फिर वो वहां ठहरी भी नहीं। यकीनन दरख्त के साथ उल्टा लटकना पसंद नहीं था। ये जिन आखिर चाहता क्या है? हमारी दी इतनी खूबसूरत भी नहीं, फिर क्यों पीछे पड़ गया? माई, तुम्हें ज्यादा अकल लड़ाने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या पता जिन्नों के नजदीक खूबसूरती का मेयार क्या है। नाराज ना हो पीर साईं, बस इस जिन से मेरी बेटी का पीछा छुड़वा दे। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। पीनी का जिन चलाने लगा। खामोश बेअदब, देखता नहीं पीर साहब बैठे हैं। ये चाहे तो तुझे अभी दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दे, मुसाहिब ने डांटा। पीर साहब भी जलाल भरी आंखों से पीनी मगर असल में जिन को घूरने लगे। इतने में पीनी की भाभी मुर्गा भून कर ले आई, साथ में तंदूरी पराठा भी था। पीर साहब ने कुछ देर के लिए जिन को दफा होने को कहा और खाने की जानिब मुतवज्जह हो गई। इस नामुराद को कब तक दफा दूर कर देंगे पीर साईं? कसमें बड़ा सताया हुआ है इसने। वेले को वेला देखता नहीं, जब जी जाता है मुंह उठाकर आ जाता है। पीनी की अम्मा फिर शिकायत। भाभी भी चुप नहीं रही, बोली वेला ही तो देखता है। इधर फूफी घर के दरवाजे में दाखिल होती है, इधर पीनों के हाथ पांव मुड़ने लगते हैं। ये जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। मुझे तो लगता है इस दुश्मनी फूफी के घर से है, गलती से हमारी तरफ आ निकला है। तुम अपने ख्यालात अपने पास ही रखो मकार भाभी, वरना हम वो कुछ बयान करेंगे कि ना पीर साहब, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मेरी क्या मजाल कि मैं कुछ कहूँ। भाभी ने हाथ जोड़ दिए। अब के पीर साहब कुछ मुतमईन दिखाई देने लगे। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए, कुछ ज्यादा ही टाइम इधर लग गया है। बाकी के मुरीद सुतेले नहीं हैं, इन पर भी करम की नजर कर दें। वो भी आप पर इतना ही अंधा एतमाद रखते हैं। अच्छा खामोशी, तुम बोलना शुरू करते हो तो बस बोलते ही चले जाते हो। तुम्हारी इस कतर कतर चलती जुबान का भी इंतजाम करना पड़ेगा। माई, कल तुम लड़की को हमारे डेरे पर ले आना। पीर साहब प्लेट से आखिरी बोटी उठाकर मुंह में रखते हुए उठ खड़े हुए। इस चिकन पीस पर मुरीद खास की नजर थी, इसलिए इस हरकत पर दांत कचकचा कर रह गया। यार, मुझे लगता है वो वक्त दूर नहीं जब तुमने सचमुच का पीर बन जाना है। रात को शबील जवादी से कह रहा था। तुम्हारा मतलब है मुझ में वो गुण है जो इल्म मार्फत हासिल करने में मावन साबित हो सकते? जी नहीं, अल्लाह मुझे माफ करे, ऐसी लघु बात मैं नहीं कर सकता। मुझे नेक लोगों से वाकई अकीदत है और मैं ये जानता हूँ होनहार और चिकने चिकने पात पालने में ही नजर आ जाते हैं। इसके लिए चश्मा बीनी की जरूरत होती है मेरे अजीज, और अफसोस सदा अफसोस मेरे पास रहने वाले इस नेमत से कतई महरूम है। बहरहाल जो भी है, तुम रात के 12 बजे अपनी तारीफें अपने ही मुंह से कट करके मेरा पाड़ा न चढ़ाओ। अपने मुंह से? जवादी हंसा और बोला, नादान दोस्त, मेरी तारीफ तो इस गांव का बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, मर्द हर कोई करता है। तुम अभी जाकर किसी से भी पूछ सकते हो। मेरे जहन हरीफ, ये सब किया धरा मेरा ही है। मैंने तुम्हारी राहों में गुल बोए हैं, इसीलिए इसमें तुम भी बराबर के फायदा उठा रहे हो। अब लड़ लड़ के क्यों पागल हो रहे हो? सुना नहीं है, दीवारों के भी कान होते हैं। सगीर ने बदमजगी से इन्हें देखा। वाकई बात तो ठीक है इसकी। वैसे सगीर, जब तुम इस तरह की अकल वाली बात करो तो एक नोटबुक पर नोट कर लिया करो। क्यास है कि साल 2 साल बाद डायरी के आधे सफ़ात तो काले हो ही जाएंगे। अशबील ने मशवरा दिया, फिर दोनों हंसने लगे। सगीर ने नोटिस नहीं लिया, वो बचपन से ही इनकी ऐसी बातों की आदी था। ये पीनी वाला चक्कर कितने दिन चलाना चाहिए? जवादी ने मशवरा चाहा। कौन सा चक्कर? पीनी और असलम वाला, या पीनी और खूबरू जिन वाला? दोनों एक ही डोर से बंधे हैं। अच्छू खबीस की वजह से ही जिन बुलाना पड़ा है। अच्छी खासी सूरत वाली लड़की जिन के नाजिल होते ही कैसी अजीब मखलूक लगने लगती है। मेरा ख्याल है अगर इसे हाल में अच्छू भी देख ले तो इश्क उड़न छू हो जाए। हमें क्या, मुझे तो अपनी वाली याद आती है। ऐसा ना हो मैं इधर लोगों के दिलों को मिलाता रहूं, इधर इसकी माँ इसे किसी और की डोली में डाल दे। मेरा ख्याल है हमें कुछ दिन के बाद एक चक्कर घर का लगा लेना चाहिए। घर वाले भी उदास होंगे। वैसे भी कमाओ पुत्र बनकर जाने पर तो जो टोर होगी, मैं ख्यालों में ही कई बार देखता रहता हूँ, अब हकीकत में देखना चाहता हूँ। चलो ठीक है, फिर लगाते हैं चक्कर। यहाँ कह देंगे कुछ दिनों के लिए जन्नत के देश जा रहे हैं। नाना मामू सुन ले तो सख्त बुरा मान जाएंगे। आखिर हम जा तो इधर घर ही रहे हैं। वैसे यार, मैं ये पेशा मुस्तकिल अपना लूँ तो लेकिन सोचता हूँ। तुम कुछ भी सोचो, मेरी बात सुन लो। मैं सारी उम्र तुम्हारा मुरीद खास बनकर नहीं रह सकता।
चल तू अपना अलग गैंग बना लेना। सगीर ने चेहरे से कंबल हटाकर मशवरा दिया। गैंग? वो दोनों उछल पड़े। पीर साहब, ये जिन तो लोहारों के असलम का नाम लेता है। पीनी के माँ बाप खिदमत में हाजिर हुए थे और रोते हुए अपनी जानिब से अजीम इंकशाफ किया था। फिर पीर साहब ने आबरू झुकाकर सवाल किया, जी ये भला कैसे मुमकिन है? हम ज़ात के ज़मींदार, वो लाहौर। नाक कट जाएगी बरादरी में। परवीन की अम्मा ने अपनी फीनी नाक चढ़ाकर असलम और इसके ख़ानदान के बारे में कुछ और भी नाजेबा कलमात अदा किए। ऐसी बातों से पीर साहब जलाल में आ गए और बोले, हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है, जुदा जुदा है सूरतें, लहू का रंग एक है। ना पीर जी, बंदा बंदा एक किस तरह हो सकते ने? अब अगर मैं अपने पुत्र के लिए चौधरी साहब की धी मांगने जाऊं तो क्या ख्याल है, वो मुझे दे देंगे? बेवकूफ़ देहाती औरत बहस करती है। हमने तो तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की भलाई चाही थी, मगर लगता है तुमने जिन की जूतियां ही खानी हैं। ठीक है, असलम का रिश्ता ना लो, फिर करो जिन से ही अपनी बेटी की शादी। जिस दिन बेटी अपनी जन्नात आलो औलाद के साथ मेका आया करेगी, लग पता जाया करेगा। नहीं, मेरा ये मतबल थोड़ी था। जी हाय रब्बा, पता नहीं किसकी नज़र लगी है मेरे हंसते बसते घर को। मेरी इतनी शर्मों वाली धी, वो तो घर से बाहर जाती मारते भी घबराती है। इस नामुराद जिन की नज़रों में पता नहीं कहाँ से आ गई। वाकई ऐसी शरीफ दी और जिनकी मजाल। बहरहाल हमने इसे इस बात पर बड़ी मुश्किल से राज़ी किया है कि अपनी पसंद का कोई आदमजात बता दो ताकि लड़की कोठे टपने से बाज रहे। और इसने जिस खुश नसीब का नाम तजवीज़ फरमाया वो है मिस्टर असलम उर्फ अच्छू। अब अगर तुम लोग इस रिश्ते से इनकार करते हो तो मुझे डर है कि ही वो रातों रात बीमा जेवरात और घर में मौजूद नकद रुपए लेके लड़की को असलम के पास ना ले जाए और फिर दोनों को इकट्ठा गायब कर देगा। हाय रब्बा, किस कदर बेहया बेगैरत है। अम्मा ने हाथ मले। अगर बचपन से ही तरबियत पर तवज्जो दी जाए तो फिर ऐसा नहीं होता। आहो, ठीक फरमा रहे हैं पीर साहब, इसकी माँ के भी यही करतूत होंगे, लगी रहती होगी आदमजादों के पीछे। अब बेटा भी वही कुछ दोहरा रहा है। पीर साहब ने कुछ कहना चाहा मगर मरीद खास बड़ी तेजी से बोला, चलो चलो उठो, अभी और लोगों ने भी मुलाकात करनी है। तुम तो अपने अब्बे का घर समझकर बैठ गए। जिनने परवीन का रिश्ता असलम के साथ पक्का कराने का हुक्म दिया है, ये इतला गाँव भर को होते कुछ ज्यादा देर नहीं लगी। पीनी की सहेलियां जानती थी कि वो असलम लोहार को पसंद करती है, इसलिए जिनकी च्वाइस पर अश अश कर उठी। और इधर असलम की माँ, जिनकी मंजूर नज़र को बहू बनाने का सोचकर ही गश पे गश खा रही थी। ऐसी बहू से खिदमत लेने के बजाय इसकी खिदमतें करनी पड़ेंगी, वरना तो जिन नाराज होकर पता नहीं क्या कुछ कर जाए। नहीं नहीं असलम के अब्बा, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। मैं ऐसी छंडाल बहू घर नहीं ला सकती। कहर खुदादा, जिन्ना तक नू पीछे लगाया हुआ है। असलम जो यहाँ करीब ही नीम के नीचे चारपाई डाले खुली आंखों सहाने सपने देख रहा था, घबरा कर उठ बैठा और चिल्ला कर बोला, लगता है अम्मा तुझे मेरी जिंदगी की परवाह ही नहीं। इस मखलूक से पंगा नहीं तो वो मेरा टेंटवा मरोड़ देगा। आय हाय खैरी सलाह, तू क्यों घबराता है? मैं जाऊंगी पीर साहब के पास, तगड़ा सा तवीज़ लेकर आऊंगी। इन्हें कहूंगी इस नामुराद को इस पर मजबूर कर दे कि वो तेरे बजाय शरीकों के मुंडे का नाम पीना के साथ लेने लगे। ये गजब ना करना अम्मा, पीर साहब ने बड़ी मुश्किल से इस लड़की का पीछा छोड़ने पर राजी किया है। अब अगर तू इनसे ऐसी बात करेगी तो वो भी नाराज हो जाएंगे। पीर साहब के पास तो मैं ज़रूर जाऊंगी। अम्मा की जिद के लिए तो अब्बा हमेशा कुत्ते की दुम वाला मुहावरा इस्तेमाल करता आया था। असलम अब माँ की बजाय पीर साहब से ही बात करने की ठानी। इस बात पर पीर साईं इस कदर नाराज हुए, असलम की अम्मा को ख्याल नहीं था। उन्होंने तो जलाल में आकर इसकी तरफ से रुख ही फेर लिया। इधर पुश्त किए बैठे गए और पुश्त करने से पहले ठुड्डा मारकर वो सारे नजराना भी दूर फेंक दिया जो असलम की अम्मा उर्फ कुत्ते की दुम लेकर आई थी। पीर साहब तो बात करने और सुनने को तैयार नहीं थे। मरीद खास ने समझाया, ऐसी बेवकूफ़ी मत करो माई, इस मखलूक की बात नहीं टालते, वो गजब में आ जाती है। क्या खबर वो पीनी को छोड़कर तुम पर आ जाए और तुमसे बियाह रचाने का शोशा छोड़ दे। बस ये सुनकर असलम की अम्मा को कबूलते ही बनी। वो आंखों में आंसू भरकर असलम का रिश्ता पीनी के लिए लेने गई और इधर भी पीनी की माँ तो बूथा से जाकर कहा, हम तो कभी लोहारों को मुंह ना लगाते, मगर ये कमबख्त उड़ गया, अब माननी तो पड़ेगी। और इधर असलम और पीनी गांव वालों की नज़रों से ओझल चौधरी साहब के खेतों में कीलियां डालकर फसलें उजाड़ रहे थे। जैसे रिश्ता आनन फानन तय हुआ, ऐसे ही तारीख भी हो गई और बददिली से ही सही मगर दोनों तरफ से तैयारियां होने लगी। पीर साहब और इनके ये दोनों खास चेले दोनों तरफ से मदऊ थे। पहले रोज़ पीनी की तरफ जाना था, दूसरे रोज़ वलीमा अटेंड करने असलम के यहाँ पहुँचे। यार बिल्ली, आज हवा बड़ी तेज़ है, मुझे डर है मेरी ये मसनूई दाढ़ी कहीं उड़ ना जाए। जवादी, दाढ़ी तो मेरी भी बेलगाम हो रही है, सोच रहा हूँ थोड़ी गम लगाकर चिपका लेता हूँ। आहो यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने तो मौसम के आसार देकर रात ही को बंदोबस्त करने की कोशिश की थी। थोड़ा आटा लेकर इसकी लेई बनाकर दाढ़ी को चेहरे से चिपकाने के बाद मुतमिन होकर सो गया, मगर रात को अचानक आँख खुल गई।
चेहरे पे सुइयां सी चुभ रही थी और कुछ रेंगने का एहसास भी हो रहा था। उठकर देखा तो चेहरा चुंटियों से भरा हुआ था। बाकी की रात दाढ़ी से लेई उतारते ही गुजर गई। बेशक कभी कभी बहन शकल से बड़ी हो जाया करती थी। सगीर की बात पर दोनों ने संजीदगी के साथ असबात में सर हिलाया। शादी वाले घर में रवायती चहल पहल थी। लड़कियां कड़ाड़ी आवाजें निकालकर ढोलकी पर थाप देते हुए गाने का शौक पूरा कर रही थी। अपनी तरफ से सभी फुल तैयारियों में थे। इनके ख्याल में आज तो जिस लड़के की निगाह भी इन पर उठ जाती, पलटना जरूर भूल जाती। बारात आने में भी कुछ देर थी। पीर साहब और इनके मसाहिब अभी तशरीफ लाए थे। इनके लिए बतौर खास पलंग बिछाए गए थे, जिन पर रेशमी चादरें बिछी थी और गाँव तकिए रखे थे। पीर साईं, आपसे मिलने शहर से कुछ मरीद आए हैं। कहते हैं आपकी शोहरत सुनकर दुआ करवाने के लिए बड़ी दूर से हाजिर हुए हैं। मायूस न करे। ठीक है, इधर ही बुलवा लो। पीर साहिब और भी नीम दराज हो गए और आंखें भी नीम कर ली। मगर आने वालों को देखकर जो झटका लगा तो आंखों में जलाल रहा, ना लहजे में खुमार। और आने वाली 4 खवातीन और 1 मर्द भी इन्हें देखकर ठटके थे, फिर बेयकीन हुए। और जब यकीन हो चला तो इनमें से जो सबसे ज्यादा मुमर थी, इन्हें कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर अशबीन ने आगे बढ़कर मुंह पर हाथ रख दिया। कान में बोला, दादी जो भी करना है घर जाकर करना। यहाँ पोल खोलोगी तो फिर पोते नहीं पोतों का कीमा ही हाथ आएगा। और बात दादी की समझ में आ गई। हाय साढ़े खेड नसीबा दे। अंदर लड़कियां ढोलक की थाप के साथ लहक लहक कर गा रही थी और ये सोच रही थी वाकई खेल नसीबों का है। अब ये ज़रूरी था कि दादी के साथ आने वाली खवातीन में एक शहरबानों की माँ और दूसरी ज़ेबा की वालदा मोहतरमा थी, और ये नाना मामू। उन्होंने जाकर एक की 10 लगाकर वालिद साहिबान को बतानी है। ख्यालों में वो दोनों वालिद साहिबान के गजबनाक चेहरे और जूतियों की जानिब बढ़ते हाथ देख रहे थे। जूं ही जूतों के वार इन पर पड़े, दोनों चिल्ला उठे, अब्बा जी अब अब्बा जी।